So as you, I hope you all are doing your preparation well. आपने ये हमारी शायद 19 लेक्चर हो चुके हैं, and this is 20th and final lecture, the part of JNU Students for Change free CUET classes for political science, international relations and PISM. तो बेसिकली हमने लगभग सभी टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जो सिलेबस में वो हमने कंप्लीट कर लिया, एक जेंडर बचा हुआ है जो आज हम लेंगे। इसी के साथ आई वुड ट्राई टू डू सम आइडियोलॉजीज ऑल्सो, तो ताकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट क्लियरली मेंशन देयर, बट क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो आइडियोलॉजी पूछा जाना नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो पहले हालांकि आई वुड ट्राई टू डू बेसिकली थ्योरीज ओनली, जेंडर थ्योरीज वाला, जो जेंडर वाला जो कॉन्सेप्शन है जिसमें फेमिनिस्ट हमारा आ जाएगा, तो वो आई विल ट्राई टू डू दिस वन, एंड देन वी वुड गो इनटू आइडियोलॉजीज एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, सो वन सेकेंड, फाइन। सो एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, किसी भी क्लास से, क्योंकि आई थिंक आप लोग ने साथ साथ में सारी क्लासेस की हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, और साथ में ही आपने जब क्लासेस की डेफिनेटली डाउट भी होंगे। तो अगर कोई डाउट आपका हो किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ किसने आपको पढ़ाया, यू कैन आस्क दैट डाउट, बिकॉज द लाइव क्लासेस का मेन मतलब यही है। अदरवाइज यूट्यूब से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, और बहुत सारे और भी अच्छे से लोगों ने पढ़ाया, वहां पे पढ़ाया है, लेकिन हमारा जो मेन काम था वो यही था कि आप कुछ डाउट भी पूछ पाए। तो अभी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क, एंड देन वी वुड गो इनटू जेंडर डायरेक्टली। ठीक है, तो कोई किसी का है क्वेश्चन, कुछ भी, किसी भी चीज से रिलेटेड? नहीं है? ठीक है, फाइन। तो हाँ हाँ हाँ, बोलिए केशव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। एक्चुअली भैया मुझे पूछना था, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है ना, इसका मतलब प्रैक्टिस कैसे लाऊं, इसके एमसीक्यूज एंड पैटर्न, क्योंकि कंपैरेटिव में पहले आपने सीयूईटी का पीवाईक्यू देखे हैं, इस बार का 22 का और 21 का। तो आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपैरेटिव से किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूजुअली दे वुड आस्क, कंपैरेटिव का क्वेश्चन होगा तो डेविड ईस्टन के बारे में पूछ लेंगे कि मतलब सिस्टम थ्योरी किसने दी थी, क्या थी सिस्टम थ्योरी, उसमें कुछ जो चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं कि सिस्टम थ्योरी में वो क्या बातें करते हैं। ठीक है, फिर बिहेवियरलिज्म ये हो गया, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या थी, क्या वो दो तीन चीजें जिसके ऊपर पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिल्ट हुआ, रेलेवेंस, वैल्यूज एंड ऑल थिंग्स जो बात हुई थी। तो ऐसी चीजों को आप जब फैक्चुअल थोड़ी सी वो याद रखिए, जैसे मोस्टली पॉलिटिकल कल्चर किसने कोइन किया था, है ना, और वर्बा ने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है, आलमंड ने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा फैक्चुअल जाइए। पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। तो पीवाईक्यू में आपको एम्पल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अगर वहां नहीं मिल रहे हैं आपको तो बेस्ट सोर्स है आपका, मैंने एक बुक भेजी है जिसमें 2004 से लेके 2022 तक जितनी भी नेट की एग्जाम हुई है सबके पेपर हैं, एंड कंपेरेटिव भी वहां पे हैं क्वेश्चंस। तो आप सीयूईटी के लिए कंपेरेटिव के क्वेश्चन वहां से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि वहां कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी आपको मिलेंगे, तो वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने डिफिकल्ट आपसे सीयूईटी पूछता नहीं है इतना डीप जाके। फैक्चुअल की बुक का नाम, कोई मैन, उसका आर्गुमेंट क्या है, वर्बा जब पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हंटिंगटन जब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, लुशियन पाई का क्या आर्गुमेंट है, ठीक है, लुशियन पाई ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको नेट के एग्जाम वो इसमें होगी, फाइल सेक्शन में आप एक बार ढूंढ लीजिएगा, स्टडी मटेरियल वाले में वो बुक मैंने भेजी है, उसमें सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका रेजोल्यूशन हुआ होगा जो अभी आप पूछ रहे थे प्रैक्टिस वाला। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, पूछिए सर। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल मार्क्स की। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, हमने बात किया था ना। देखिए, नाम अलग अलग होंगे, चीज वही है। तो आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े तो एक चीज पढ़ी थी हम, ईच फ्रॉम देयर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड। दिस इज द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो लिबरल कंसेप्शन है उसमें यह है कि जिसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए चीजें, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क, नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बट अकॉर्डिंग टू नीड।
यानी जो नीड है उसके हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए, ना कि एबिलिटी। यानी मान लीजिए कोई मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, मैं गरीब हूं, ठीक है, तो मैं बेसिकली अब मेरी एबिलिटी तो कम काम करने की है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास उतने वो है नहीं, मतलब कोई बड़ा कैपिटलिस्ट है वो तो कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी बेसिक नीड है वो भी हूं पूरी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल थिंग्स। तो मार्क्स का यही आइडिया था कि थ्योरीज जो चीजें हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन पे जब वो बात करते हैं तो ये करते हैं ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी के बजाय ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड होना चाहिए। दिस इज द मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। both in socialist and communist states. सोशलिस्ट इज अबाउट ईच अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ये बीच के देख फ्रेमवर्क है, हमने जब किए थे तो देव आप क्लास में नहीं थे, तो मैंने बताया था सारी चीजें। Yes, आप yes. अगर देखोगे That's why I am हाँ, asking. But देखिए उन्होंने क्या बोला था, 3 चीजें बताई थी। पहले है जो अभी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम से हम कम्युनिज्म में जाएंगे तो ईच अकॉर्डिंग टू नीड आएगा, बट बीच में एक ट्रांजिशन होगा सोशलिस्ट जो यूएसएसआर बना था, तो उसमें क्या होगा, ईच अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी जितना आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार। तो मतलब बेसिकली एक ट्रांजिशन है कि पहले एबिलिटी था, एबिलिटी में क्या था, जिसके पास कैपिटल है वही लोगों के पूरी होंगी जस्टिस, लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा सा मोर ह्यूमन तरीका अपनाया, वो क्या वर्कर्स था कि जब जितना वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से मिलना चाहिए। और उसके बाद जब फाइनली स्टेट ही नहीं रहेगी तो फिर ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड मिल जाएगा, सोसाइटी अपने आप ही अपनी इच्छाएं पूरी कर लेगी साथ में मिलकर काम करके, और नीड के आधार पर सिस्टम हो जाएगा। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क। सोशलिस्ट ईच अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट बेसिकली ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। okay, thank एनी you. अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन किसी का भी? So okay, so basically today we are going to do now I think question आपके हैं नहीं तो we would jump into the gender theory। तो basically बाकी हमने सब कुछ कर लिया था, and अगर कोई टॉपिक आपको लगता है बच गया हो तो मुझे let me know कि जो, क्योंकि हम भी अगर कहीं कुछ छोड़ दिए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप में बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए। मेरे पर्सपेक्टिव से हमने जो किया था, एक शेड्यूल बनाया था कि हम 20 लेक्चर में खत्म कर देंगे हमारी क्लासेस, आपको होलिस्टिक कवरेज दे देंगे, और 20वां आज लेक्चर है जिसमें आज हम जेंडर पे बात करेंगे। तो बेसिकली जेंडर और फेमिनिज्म को हम साथ पढ़ेंगे। तो जेंडर को थ्योरीज में रखते हैं, फेमिनिज्म को आइडियोलॉजीज में रखते हैं। सिंपल चीज ये है कि जेंडर क्या है। हम जेंडर को समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसको हम सेक्स बोलते हैं, कि जब कोई आपका जन्म होता है तभी आपको क्या है, आपकी बायोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब ट्रेडिशनली उसी हिसाब से आपको एक सेक्स जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि भाई ये मेल है या फीमेल है। लेकिन जेंडर थोड़ा अलग कंसेप्शन है। जेंडर इज नॉट द सेक्स जो आपको जन्म के तुरंत बाद जो असाइन हुआ है। जेंडर इज अ कल्चरल कॉन्सेप्शन। जेंडर कल्चरल एंड सोसाइटल कंसेप्शन किस तरीके से है, क्योंकि जेंडर जो है वो इस चीज से डिसाइड नहीं होता है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है। जेंडर डिसाइड होता है कि सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है। तो देखिए जेंडर किस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एंड एक बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट है साइमन डी बेवे। तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट, आई वुड सेंड यू द, कोशिश करूंगा मैं ये सारे थिंकर्स के नाम भेजने का। तो जो साइमन डी बेवे हैं, उन्होंने जो, वो एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि वीमेन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो जन्म से पैदा होते हैं वो सेक्सुअल आइडेंटिटी वो अलग चीज है। जेंडर जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में, वो एक्चुअली सोसाइटल और कल्चरल कंसेप्शन कंस्ट्रक्ट है। जैसे मैं लड़का हूं तो मैं लड़का पैदा हुआ, मुझे नहीं पता मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, क्योंकि एज ए मुझे तो नहीं पता ना कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, जस्ट वो लड़का लड़की जो भी कंसेप्शन सोसाइटी ने दिया। बट जिस तरीके से हम ग्रो होते हैं कि अगर मैं लड़का तो मुझे पैंट शर्ट पहनना है, अगर मैं लड़की हूं तो मुझे फ्रॉक पहनी है ना, ऑल थिंग्स हो, तो उससे क्या है कल्चरल एट्रीब्यूट जाता है और आपकी जेंडर जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट होती है। अब ये जेंडर आइडेंटिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे समाज में चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जस्टिस का कंसेप्शन बिल्टअप होता है। हम हर एक पॉलिटिकल राइट उस जेंडर्ड सोसाइटी में, ठीक है। और ये आज से नहीं है, हमने जब एरिस्टोटल पढ़ा था तो हमने देखा था प्लेटो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन देते हैं विमेन को, वो विमेन के खिलाफ ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। बट हमने एरिस्टोटल में देखा था कि वो विमेन को, ही डज नॉट कीप विमेन एज अ सिटीजन ऑफ द पोलिश, ये हमने देखा था एरिस्टोटल में। तो किस तरीके से जेंडर जो बेसिकली देयर इज नो इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी का कॉन्सेप्शन देयर, इट इज जस्ट बिकॉज दिस इज द समथिंग दैट वी हैड क्रिएटेड इनटू दैट सिस्टम कि जो विमेन है
दे हैड, दिस इज व्हाट दे हैड टू वियर, एंड मेन है वो ये वियर करेंगे। और इसी तरीके से पॉलिटिको सोशियो कल्चरल डोमेन में हम किस तरीके से दे वुड रिएक्ट, दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्डअप करते जाएंगे पूरी थ्योरी, तो यू वुड फाइंड आउट कि कितने जितने थिंकर्स हैं उनका जो जेंडर्ड आइडियाज है वो हम आज पढ़ेंगे, और वही से फेमिनिस्ट थ्योरी बिल्डअप होती है। ठीक है, तो जैसे एरिस्टोटल से वी हैड फाइंड आउट दैट प्लेटो हैज अ we don't see them as Plato as a feminist, but sometimes you would find ki he is basically attributed as the first feminist, because in the Plato's scheme of justice and his scheme of education and the ideal state that we have done, there is no there is not a strict difference between the men and women. But whereas in Aristotle we had seen he does not give the citizenship right to women, or on what basis? Just because there is this misconception कि women are naturally inferior to men, but this is not scientifically accepted conception. ठीक है, because according to science there are reproductive system different है, or definitely there are few things which are different, and they have to go through their periods every month and all things, and that is definitely, but that is not something that is basically against देयर आइडेंटिटी। उनको हम पॉलिटिकल और उन पार्टिसिपेशन में वो इन चीजों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो उनकी जो चीजें उनके बिहाफ पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट आज भी हम देखते हैं कि घरों में जब लड़कियां पीरियड्स में होती हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू गो इनटू किचन। तो दीज आर द नॉर्म्स फ्रॉम वेयर दिस जेंडर्ड डिवाइडेड सोसाइटी जो है उसके ऊपर धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगे। घरों से लड़कियों ने पूछना कर दिया कि ये किस तरीके से आप, मतलब दिस पीरियड जो है, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, वो बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है, और उससे आगे आपका नेचर आगे बढ़ रहा है, वो बर्थ उसकी वजह से हो रहा है, और उसी चीज को आपने बेसिकली इस तरीके से स्टीरियोटाइप कर दिया है कि दे कांट गो इनटू द किचन। तो बेसिकली आपने उनकी नेचुरल चीजों को आपने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बना दिए हैं, और इसी के खिलाफ लिखा गया, और उसी से फेमिनिस्ट थ्योरी डेवलप हुई। तो फेमिनिस्ट जो थ्योरी है उसको हम 3 भागों में, एंड दिस इज ऑल्सो आयरनी, सम वन ऑफ माई फ्रेंड टुडे ओनली वर सेइंग कि फेमिनिज्म तुम क्यों पढ़ा रहे हो, किसी गर्ल वॉलंटियर को पढ़ाना चाहिए था। बट आई हैड अ डिफरेंट आइडिया दैट कि टुडे वी नीड मोर फेमिनिस्ट मैन। द रीजन इज दैट कि देयर हैज बीन दिस मिसकंसेप्शन दैट कि ओनली वीमेन कैन बी फेमिनिस्ट, एंड आई थिंक the way we are living in the society today, if you are educated man, even you can become a feminist. The reason is that ki you need to understand that political cultural structures. Basically the idea of this patriarchy is not just something that basically force from above is in a kind ki tumko yahi karna hai, basically it's from within. So this is what the difference between a power and a structure. A power is something that is you are said to do this, like the road rules, the rules, the traffic rules, why we follow them, because there is someone who is stick in their hand, है ना, and in a he is worthy, and we would tell कि नहीं अगर नहीं करोगे तो चालान कटेगा। But on the other hand, patriarchy is not sustained with some danda or something. It is basically a conception that has basically we identify ourselves in that particular structure. So the structural जो domain है उसका मतलब ये कि आपकी identity को ये change कर देता है। How you think about women, this is inbuilt in a way। किस तरीके से इनबिल्ट किया जाता है, हमको सोसाइटी से, जैसे हम देखते हैं, हमको शुरू से घरों से दिखाया जाता है कि जो बहनें होती हैं उनको, दिस इज नॉट यूनिवर्सल थिंग बट यूजुअली दिस हैपेंस कि जो गर्ल होती है उसको या तो पढ़ाया नहीं जाता, ज्यादा पढ़ाया जाता तो वो सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। ठीक है सर, लड़की को खिलौने दिए जाते हैं, लड़के को तुम क्या खिलौने, क्या खेल, क्या गुड्डी से खेलेगा, बुक्स दी जाती है, कुछ और चीजें। वो एक इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, वो एक जो स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्टेड है उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और यही पूरा फेमिनिस्ट स्ट्रगल है जो आज भी चल रहा है। और इस फेमिनिस्ट स्ट्रगल को हम 3 वेव्स में पढ़ते हैं। तो आपके काम की चीजें ये हैं, ये जो मैंने अभी बताया, दिस इज बेसिकली अ बैकग्राउंड। यू हाउ टू गेट इनटू दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, जो हमने किया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड स्ट्रक्चर, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इज बेसिकली वेरी विलिंग, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके ऊपर पावर असर्ट हो रही है, लेकिन यू आर नॉट दैट पर्सन। और ये यूजुअली होता है व्हेन यू वुड कम इनटू जेएन, यू वुड फाइंड आउट कि नहीं, मैं जो समझ रहा था वो सच नहीं है। जो हम विमेन के बारे में सोचते हैं, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर बिल्डअप। आपने अगर फूको किया, वी वुड डू दिस पोस्टमॉडर्निज्म टुडे। फूको टॉक अबाउट दिस इन अ डिस्कोर्स, जब वो बात करते हैं कि पावर जो वो कैपिलरी मूवमेंट है,
ठीक है, कि पावर जो वो हमारे जिस तरीके से खून बहता है हमारे शरीर में, इस तरीके से पावर सोसाइटी में इस तरीके से बहता है कि you are basically subject to that power without knowing you that कि you are subject to that power. तो आपको पता भी नहीं होता है. And the patriarchy, the system of capitalism, ठीक है, our misconception about the basically this caste hierarchy and all things, कि वो जो हम सोसाइटी में जिस तरीके से हमको दे दिया गया है, so that's what discourse जिसको बोलते हैं. कई बार पूछा जाता है कि फूको के अनुसार डिस्कोर्स क्या है, डिस्कोर्स का कंसेप्शन किसने दिया. वी वुड गो इनटू स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट जो वेव ऑफ द फेमिनिज्म है. तो आप समझिए कि एक टाइम था जब एरिस्टोटल ने विमेन के बारे में इतना रिग्रेसिव बातें की थी, और उसके बाद वी सी कि देयर इज नॉट मच टॉक्ड अबाउट विमेन, बिकॉज इन द क्रिश्चियनिटी ऑल्सो हम देखते हैं मिडिवल एजेस में क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज्यादा विमेन के साथ भेदभाव था. ठीक है, और वो एक बार बोली जाती है कि एडम एंड ईव वाली जो स्टोरी बोली जाती है कि एडम ने एप्पल इसलिए खाया था क्योंकि ईव ने बोला था. तो इवन क्रिश्चियनिटी में वुड सी कि विमेन को एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी वे में देखा जाता था कि आज हम इस गलती, वो एडम की जो गलती है ना एप्पल की खाने की, उसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं. ठीक है, उसकी वजह से ये पूरा इस जगह आ गए, और अब वो एडम ने इसलिए किया था क्योंकि ईव ने बोला था. तो वो जो मिसकंसेप्शन हमेशा रहा है वो क्रिश्चियनिटी ने दिया है, और इस वजह से जेंडर्ड जो सोसाइटी है वो बनी और इनइक्वालिटीज रही हमेशा. इसको पहली बार तोड़ने का काम किया था 1840 से 1920 का एक दौर था. वो दौर जिसमें हमने देखा था कि जे.एस. मिल का एक वर्क आता है ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है जो कि एक मैन से आता है. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि ओनली वीमेन कैन बी फेमिनिस्ट. ठीक है, बिकॉज फेमिनिज्म इज समथिंग दैट बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स. सो इट इज मैन के बीच में इक्वलिटी, इट इज इक्वलिटी बिटवीन द वीमेन. ठीक है, इज इक्वलिटी बिटवीन द ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट बेसिकली जेंडर्स. सो इट्स नॉट समथिंग दैट कि ओनली वीमेन के बारे में फेमिनिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं. जब हम थर्ड और फोर्थ वेव में आएंगे वुड सी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट वीमेन. Today we are seeing this debate in our Supreme Court about the marriage equality, where we are this thing is going on कि whether there should be a marriage equality. जितने स्पेक्ट्रम है जेंडर के, उन सब जो अपने आप को जिस सेक्सुअल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं उन सबको मैरिज करने का हक होना चाहिए. बिकॉज इन इंडिया वी डू नॉट हैव दैट हक. हमके यहाँ, हमारे यहाँ वो सिस्टम चलता है कि मैन और वीमेन ही शादी कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग गिविंग दैट आर्ग्यूमेंट्स की अगर मैन वीमेन शादी नहीं करेंगे तो हमारा वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, बच्चे कैसे पैदा होंगे, एंड ऑल थिंग्स. बट दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बाइगोन एरा नाउ. सो जो फर्स्ट वेव था इसमें बेसिकली क्या था, हम समझेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये ना ब्रॉड वेव है. और ये क्वेश्चन आई थिंक दिस टाइम आल्सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, शायद लिबरल वाला पूछा गया था, वो भी हम करेंगे, लिबरल फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में डिफरेंस कैसे है, जैसे एज यू वुड अंडरस्टैंड फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव. यानी फर्स्ट वेव में दे आर आस्किंग फॉर सम बेसिक राइट्स, second wave some more rigorous rights, and the third wave some radical rights. ठीक है, तो फर्स्ट वेव में दे आस्क फॉर प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली, कि हमने देखा है किस तरीके से मिल टॉक अबाउट की विमेन को भी प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए. ठीक है, और दूसरा है वोटिंग राइट. ठीक है, जो पॉलिटिकल राइट होता है. तो जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है इसको ये बेसिकली यूएस एंड यूके में ही, क्योंकि वहां पे हमने देखा लिबरल जो वैल्यूज उस टाइम पे फ्लरिश हो रही थी, और मिल भी यूके में लिख रहे थे उस टाइम पे. तो इस जो एक सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन बोली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इज बेसिकली अबाउट द सेनेका फेयर डिक्लेरेशन, जो एलिजाबेथ कैडी सेंटोन, ये नाम याद रखेंगे आप, एलिजाबेथ कैडी सेंटोन. ठीक है, तो कैडी सेंटोन, एलिजाबेथ कैडी सेंटोन, जिन्होंने लिखा था क्या, सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन, जहां से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था. और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने क्या बात की थी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज क्या होंगी और प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए. तो इसने क्या ज्यादा जो इनका मेन आर्गुमेंट था वो क्या था कि पहला होना चाहिए कि प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, दूसरा पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, वोटिंग का राइट होना चाहिए, और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव राइट्स उन्होंने मांगे थे. ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट वेव था. और इसका नतीजा क्या हुआ था, जो सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन, और इसका नतीजा क्या हुआ था कि 1918 में जो यूके है उसने पहली बार विमेन को वोटिंग राइट्स दिए थे. एंड ये भी आपको याद रखना कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज गिवन यूनिफॉर्म दिस सफरेज एट द टाइम ऑफ इट्स बेसिक जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक टाइम में एक साथ
जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का आइडिया, जो अडल्ट फ्रेंचाइज जो दिया, वो इंडिया पहला था। यानी इंडिया ने जब जो आपको मतदान का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, राइट टू वोट दिया, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि पहले इतने मैन को मिलेगा, एजुकेटेड मैन को मिलेगा, और जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत हुआ था। इंडिया डज नॉट, बेसिकली इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया, 1 पर्सन 1 वोट, जिसको हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन 1 गो, इट वाज इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटेन ने 1918 में दिया विमेन को, बट विमेन, सारी विमेन को नहीं मिला था। उन्होंने पहले सिर्फ कि 30 साल से ऊपर वाली ही महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, फिर बहुत बाद में 21 में आए। तो बेसिकली आपको याद रखना है इस वक्त के जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के 2-3 फेमिनिस्टों के नाम, जिनमें से एक हो जाएगा आपकी एलिजाबेथ कैंडी सेंटोन, दूसरी हो जाएगा सुसान बी एंथोनी। ठीक है, सुसान बी एंथोनी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, बस 2 नाम याद रखिए, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन यू जस्ट रिमेंबर 2 नेम। सेंटोन का बहुत बार पूछा जाता है बिकॉज शी वाज द चैंपियन एट द टाइम। ठीक है, तो सेनेका फेल्ड डिक्लेरेशन एंड एलिजाबेथ कैंडी सेंटोन। ठीक है, और अब हम चलते हैं इस टाइम में, कई बार इस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था। तो इंडिया में भी फर्स्ट वेव का एक इम्पैक्ट था, हालांकि हम उस वक्त ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, बट इंडिया में भी पहला इसका इम्पैक्ट पड़ा था कि मद्रास में विमेन्स जो है उनका एसोसिएशन बना था। ठीक है, तो ये पूछा था, इंडियन विमेन्स एसोसिएशन बना था 1917 में मद्रास में, जब ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा था यूरोप में और वेस्ट में। फिर आता सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ने कुछ वोट अधिकार की बात की और कुछ और बातें की, बट सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बोला कि फर्स्ट वेव है ना, वो बून भी था और बैन भी था फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद। एक चीज देखिएगा, जब भी कुछ सेकंड वेव और थर्ड वेव आई, उन्होंने पिछले वाले वेव का बेसिकली दे ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड। जैसे कि सेकंड वेव ने बोला कि यार जो फर्स्ट वेव वाले थे, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट और उनकी बात तो की, बट उनको महिलाओं को ना डोमेस्टिक वो जो एरिया था उसी के अंदर कन्फाइन कर दिया। दे डिड नॉट बेसिकली टॉक्ड अबाउट टू ब्रेक दैट स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रियार्की। ठीक है, तो वो बात नहीं हुई। प्रॉपर्टी राइट और वोटिंग राइट से चेंजमेंट्स नहीं आए। तो इसमें मैन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो था, उसको आपको याद रखना, बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन का द फेमिनिस्ट मिस्टेक था, 1963 में लिखा गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये बहुत बार पूछा जाता है। बेटी फ्रीडन, उनका है द फेमिनिस्ट मिस्टेक। I would try to send these things into the group, but now you understand कि उनके मेन आइडियाज क्या थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि अभी हमको विमेन्स के पॉलिटिकल और लीगल राइट से आगे जाना है। ठीक है, और इसमें 2-3 नाम और याद रखेंगे आपको बेटी फ्रीडन के साथ। जर्मेनिया ग्रीर, ठीक है, जिसको जर्मेनिया ग्रीर इज इंपॉर्टेंट थिंकर सेकंड वेव की, एंड कैट मिलेट, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, कैट मिलेट। कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी है, ये कभी पूछ दिया था तो लिख लीजिएगा। बेटी फ्रीडन की द फेमिनिस्ट मिस्टेक एंड कैट मिलेट की द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, एंड देन दिस ओके द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट इट्स पेटमैन, सॉरी वो पेटमैन है, कैरोल पेटमैन। ठीक है, आई वुड से इन दिस थिंग्स, अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस नेम्स एंड दिस डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड में बेसिकली क्या बात हुई, दिस वाज द टाइम व्हेन दिस फेमस स्लोगन पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये इसी वक्त दिया गया था, जिसको कैरोल हनीस ने दिया था। ये नाम याद रखेगा, कैरोल हनीस, CAROLHANISCH। कैरोल हनीस वाज द सेकंड वेव फेमिनिस्ट, जिसने दिस आइडिया, who gave this idea of पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब आपको समझ में आया कि पहले वाले जो वेव था उसमें सिर्फ कि भाई महिलाओं को पुरुष के बराबर के हक मिलने चाहिए, उन पे बात हुई, लेकिन इसमें बात हुई कि महिलाओं का जो अधिकार है दे शुड बी ऑल्सो इन द पर्सनल। तो इट्स नॉट जस्ट कि यू वुड गिविंग इन द पॉलिटिकल लाइफ में देंगे, लेकिन घर के अंदर यू वुड नॉट टॉक अबाउट कि विद इन फैमिली उनकी क्या हालत है, दे आर डोमेस्टिकली उनको किस तरीके से सबऑर्डिनेट करके रखा हुआ है। तो दे सेड कि पेट्रियार्कल नोशंस ऑफ सिचुएशन उन ये मैं फ्रेंच कर सकते हैं, BEA मुझे भी नहीं पता जो चार तरीके
बात की, ये भी ऑप्शन आया मैं का है फेमिनिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट उस पहले बुक है इंडिकेशन ऑफ ये मैं बेसिकली बोला का दिया तो फिर में जो है सुसान मॉलर जिनका जिसमें पहले जस्ट फैमिली वाला जो कंसेप्शन था, तो वो सुशांत मॉलर ओकिन, उनका नाम ये देखिए लिबरल फेमिनिस्ट। कई बार पूछा था हु अमंग द फॉलोइंग आर द लिबरल फेमिनिस्ट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। फिर एक मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आया था। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो एंजेल्स की बुक है। ये कई बार पूछ लिया थी, तो ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये एंजेल्स की बुक है। फ्रेडरिक एंजेल्स जो मार्क्स के साथ लिखते थे, ठीक है, उनकी ये बुक है इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली इसमें मार्क्सिस्ट जो कंसेप्शन ऑफ फेमिनिज्म है उसकी बात हुई है। फिर एक सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी आता है, जैसे कि हमने बात किया कि सोशलिस्ट जो वर्क, तो बेसिकली सोशलिस्ट बिलीव की जो लेबर जो है उसका रोल बहुत ज्यादा है, कि अनपेड लेबर जो करती है महिलाएं घरों में, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि हमारी माएं जो है कितना काम करती है, उसका कोई जीडीपी में उनको नहीं कैलकुलेट किया जाता है। एक वर्किंग महिला जो डबल केयर वर्क करती है, इसको केयर वर्क बोलते हैं। केयर वर्क का मतलब क्या, केयर एथिक्स और केयर, इसको फेमिनिस्ट पूछा था व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ दिस केयर एथिक्स, तो ये बेसिकली ये फेमिनिस्ट से ही वो है कि वो जो केयर का काम करती है उसको कोई कैलकुलेट ही नहीं करता, घर में किस तरीके से हमारी केयर करती है, खाना बनाती है, ठीक है, यूजुअली घरों में महिलाएं बनाती हैं। वी एक्सपेक्ट देम टू डू दैट बट वी नेवर गिव देम क्रेडिट और एनीथिंग। तो ये जो आइडिया है ये फेमिनिज्म के बारे में, ये जो केयर वर्क की फिलोसफी है ये वहीं से आती है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस रेडिकल फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो बेटी फ्रीडेन जो मैं बात की था, फेमिनिस्ट मिस्टिक जिन्होंने लिखी थी, ये बेसिकली इन्होंने ये 60s और 70s में जो है ना, आप देखेंगे कि सिविल राइट्स मूवमेंट भी होते, विमेन राइट मूवमेंट भी होते यूएस में, इन्होंने बहुत रेडिकली बात उठाई थी। रेडिकली किस सेंस में, ये बोला कि रेडिकल राइट चाहिए। उन्होंने बोला एर्लियर कंसेप्शन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि मेल जो है उनको हम ऑपरेसर बोलेंगे। अभी तक हम बहुत बोलिए कि मेल के बराबर बात करें, और एंड दे सेड कि हमको विमेन का लिबरेशन चाहिए। और उन्होंने बोला कि हर जगह पे हमको सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात की उन्होंने बोला कि अबॉर्शन को लीगलाइज करो, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ चाइल्ड केयर मिलनी चाहिए। डाइवोर्स में पहले होता था कि आदमी को जो है अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाती थी, महिला को नहीं मिलती थी। और बोला कि हाउस होल्ड वर्क को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेडिकल डिमांड्स एट दैट टाइम। उन्होंने बोला कि मैन आर ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा एक इकोलॉजिकल फेमिनिज्म भी है, जिसमें हम इंडिया की वंदना शिवा को कैलकुलेट उसमें मानते हैं, ठीक है। एलिस वॉकर है जिनको बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनको एंडी स्मिथ है ना, इतना ज्यादा याद नहीं रखना आपको, बस बेसिकली ये है। अब हम आते हैं थर्ड वेव में। थर्ड वेव इंपॉर्टेंट वेव है, जिसमें हमारे सामने एक बेसिकली ये एक इस वक्त रेस का जो पॉलिटिक्स है उसको और विमेन पॉलिटिक्स को मिलाया गया, कि इसमें बात हुई इंटर जो सेक्सुअलिटी है किस तरीके से, कि पहले बात क्या होती थी कि महिलाओं की आजादी, बट महिलाओं में भी पता था कि अब तक फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट तक यही चल रहा था कि जो व्हाइट विमेन है, मतलब जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से कैपिटलिस्ट व्हाइट वुमेन है, उन्हीं की बात हो रही थी। जो ब्लैक्स थे वो अपनी राइट्स मांग रहे थे, सिविल राइट्स मूवमेंट हो रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट में गांधीयन मूवमेंट्स को मेथड्स को फॉलो करते हुए अमेरिका में मूवमेंट्स कर रहे थे। आपने सबने वो रोजा पार्कर का इंसिडेंट सुना ही होगा, जब उनको बस में बैठने नहीं दिया गया था, एक सीट से उठा दिया गया था, और जिसके बाद पूरा अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, ब्लैक्स के राइट्स की बात हुई थी। और उसी चीज को फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट उठा था। वो कहता है कि अभी तक जो राइट्स की बात कर रहे थे, ये पॉलिटिकल राइट जो बड़े बात कर रहे हैं हम, ये फिर इवन पर्सनल एंड पॉलिटिकल की भी बात कर रहे हैं, तो वेयर इज अ ब्लैक वीमेन, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने। जैसे इंडिया में देखो ना, जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, तो यूजुअली वो आर द फेमिनिस्ट, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। तो फेमिनिस्ट थ्योरी में आप नाम देखेंगे, दे आर इन्फ्लुएंसर पीपल, बट
लुक अप टू दैट कास्ट की जो मतलब कास्ट का जो सिस्टम है उसके अंदर जो विमेन रहती है उनको कितना किस तरीके से पेट्रियार्की का सामना करना पड़ता होगा। तो दे आर तो बेसिकली ट्वाइस रूप से चैलेंज है वो, कि पहले तो दे हैड जेंडर वाला इशू एंड दे हैव द कास्ट इशू आल्सो एंड क्लास आल्सो। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से थर्ड मूवमेंट ने बोला कि वी नीड टू लुक एट द कल्चरल फेमिनिज्म, कि किस तरीके से कल्चर टू कल्चरल डिफरेंस है फेमिनिज्म में, विमेन की हालत में। वी हैव to talk about this. We cannot basically apply the feminism of this liberal or this radical feminism to all over the world, क्योंकि इंडिया में विमेन की हालत एकदम डिफरेंट है, वो तुम यहाँ समझ ही नहीं सकते। तो जस्ट टॉक अबाउट कल्चरल फेमिनिज्म, दे टॉक अबाउट ब्लैक फेमिनिज्म एंड दे टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म हम जानेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बेसिकली दे टॉक अबाउट कि जो अभी तक फेमिनिस्ट सिस्टम है वो रिवॉल्विंग अराउंड दिस राइट्स एंड ऑल कंसेप्शन, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस, ठीक है। और जो देखेंगे कल्चरल फेमिनिज्म में एक एंड्रिया ड्वॉर्किन का बहुत नाम याद आता है, वो ये कई बार पूछ जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड्रिया ड्वॉर्किन जो है उसका नाम याद रखना है। और देख कल्चरल फेमिनिस्ट आल्सो बेसिकली बिलीव दैट कि ना ये सोसाइटी का बहुत रोल है, कि जैसे रेप होते हैं तो रेप इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि विमेन को जो एक सब्जुगेशन का जो एक तरीका है वो एक कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। जैसे इंडिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रेप्स एंड दीज आर देयर आर मेनी स्टडी वो सेज दिस थिंग कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द रेप्स हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस मेल चॉमनिस्टिक बिहेवियर। दिस इज कि क्या कहा जाता है कि लड़की है तो उसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे इसको, और दिखाने का मतलब क्या है, वी वुड रेप हर, ठीक है। इन दिस वे व्हाट वुड हैपन कि उसको समझ में आ जाएगा ऐसे, मतलब इफ समबडी इज बेसिकली वोकल अबाउट देयर राइट्स तो व्हाट पेट्रियार्की वुड डू, लेट्स बेसिकली फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज हर, तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यूजुअली क्या किया जाता है कि लड़की है, लड़के की इज्जत चली जाएगी तो क्या बचेगा उसको। दीज आर द बेसिकली नॉर्म्स दैट वी हैव बिल्ट इनटू अवर सोसाइटी, कि लड़की की इज्जत चली जाएगी तो क्या बचेगा। अरे भाई लड़के की इज्जत नहीं होती क्या, लड़के की इज्जत जाएगी तो मतलब समाज एक्सेप्ट, और लड़की की इज्जत, आपने इस कंसेप्शन को, ये कल्चरल फेमिनिस्ट ने आवाज उठाई कि भाई ये जो कल्चरली है ना, बेसिकली रेप इज नॉट जस्ट कि कोई मेल डोमिनेंस का एक सीधा वही रीजन है। कल्चर टू कल्चर यू वुड अंडरस्टैंड कि बहुत जगह सिर्फ बेसिकली वो ईगो, मेल ईगो है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए रेप होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, समवेयर इज रोल ऑफ एजुकेशन आल्सो देयर, बट वी हैड सीन कि इवन एजुकेटेड पीपल अब्यूजेस वीमेन। तो वो क्यों, कल्चर का उसमें क्या रोल है, वो चीज बात हुई। ब्लैक फेमिनिस्ट पे एलिस वोकर जो है उन्होंने वुमेनिस्ट वर्ड यूज किया था, जो ब्लैक फेमिनिस्ट बेसिकली जो मूवमेंट हुआ था उसमें, तो वुमेनिस्ट वर्ड किसने कॉइन किया था कई बार पूछा जाता है, तो इट इज बेसिकली एलिस वोकर, ठीक है। वोकर जिन्होंने, बहुत सारे नाम आएंगे, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। एक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, उनको आपको याद रखना है, सी जूडिथ बटलर। वो बेसिकली बहुत ही अलग आइडिया पे बात करती हैं। वो डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर की बात करती हैं। वो कहती हैं कि जो उनका एक वर्क था जेंडर ट्रबल, उसमें उन्होंने बताया, जो हमने शुरुआत में जो बात की ना कि जो फीमेल जो है फीमेल और मेल, दैट इज सेक्सुअली आपको क्या असाइन हुआ है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस हिसाब पे होता है, बट जेंडर इज अ सोशल एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। तो बेसिकली सी आर्ग्यूज, जूडिथ बटलर इन हर जेंडर ट्रबल वर्क, उसमें वही यही बात करती है कि विमेन जो है वो सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्शन है। तो जूडिथ बटलर का नाम आप याद रख लीजिएगा, वो पोस्ट मॉडर्न जो थर्ड वेव के अंदर जो है उसमें है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है। आपको अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि फेमिनिस्ट मूवमेंट में आपको किन किन चीजों को याद रखना है, जेंडर में किन किन चीजों को याद रखना है। आप वो 1792 का जो वर्क है, ठीक है, जिसने लिबरल फेमिनिज्म की बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं कि बेस था, वो था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की 1792 की बुक द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके बाद ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे अपना मील भाई साहब की बुक आई थी, ठीक है। और उसके बाद जो लिबरल फेमिनिज्म के बाद वी आर दिस जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म पे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का जो मेन आइडिया था वो जो तो पॉलिटिकल एंड जो प्रॉपर्टी के राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, जिसमें वी हैव एलिजाबेथ कैडी सेंटोन की जो बात हुई थी, ठीक है, सेनेका फॉल डिक्लेरेशन की जो हमने बात की, वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फिर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने बोला कि यू हैव नॉट टॉक अबाउट पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला कंसेप्शन, तो आपने बात ही नहीं की। तो फिर कैरोल हनिस जो है वो पर्सनल इज पॉलिटिकल का आइडिया देती है, ठीक है। इसी में बेटी फ्रीडेन की द फेमिनिस्ट मिस्टिक आती है, इसमें कैट मिलेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जर्मेनिया ग्रीर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी में हम डिवाइड करते हैं लिबरल, जो हमने बात की कि लिबरल फेमिनिज्म की बात होती है, फिर इसी में सोशलिस्ट फेमिनिज्म आता है और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में यूजुअली यू हैव दिस एंजल्स
जो है उनकी जो बुक है वो आप नाम याद रख लीजिएगा, ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट वाला, ठीक है। सोशलिस्ट में हमने बात की थी कि सोशलिस्ट जो है वो बात करते हैं किस तरीके से जो आपने ना केयर वर्क की और उसकी कोई इज्जत ही नहीं किया है, वो फ्री में काम कर रहे हैं, यू आर नॉट बेसिकली गिविंग एनी क्रेडिट टू देम, ठीक है। तो ये जो सोशलिस्ट है उन्होंने उस पॉइंट पे जाके बात की। और सोशलिस्ट में इफ यू वांट टू रिमेंबर सम नेम, डोना हार्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देन सिल्विया वाल भी इंपॉर्टेंट है, बट इतना आई डोंट थिंक कि नाम। एक बारबारा एनरिच का नाम याद रख लीजिएगा, बारबारा एनरिच जो है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है। हर एक जो आपको नाम बता रहा हूं उनके एक एक दो एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली वो पूछ जाता है जो टॉप एग्जांपल, जैसे बारबारा एनरिच यहाँ से पूछी जा सकती है, फेमिनिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट से, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट से एंजल्स का ही वर्क है, एंड लिबरल फेमिनिज्म से मील और वॉल्स्टनक्राफ्ट, और रेडिकल फेमिनिज्म में बेटी फ्रेडेन पूछ ली जाती है, और केट मिलेट की कौन सी बुक है वो पूछ लेते हैं, कैरोल पेटमैन की बुक पूछ ली जाती है कई बार, और सुसान मोलर ओकिन जिन्होंने बेसिकली फेमिनिस्ट क्रिटिक किया था रोल्स की बुक का, वो पूछ ली जाती है, ठीक है। ये कुछ है। वंदना शिवा जो उनका पूछा जाता है कई बार कि वो इको फेमिनिज्म की बात करती है। बेसिकली इको फेमिनिज्म मतलब इकोलॉजिकल और फेमिनिस्ट जिस तरीके से बात है, क्योंकि बहुत सारे इको फेमिनिज्म का ये बात बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज एंड ऑल चीजों का विमेन पे होता है। देखो लुक इनटू दिस, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम राजस्थान, तो पानी जो भरते हैं घरों में महिलाएं, वो महिलाएं भरती हैं, तो कल को क्लाइमेट चेंज होता है, पानी की शॉर्टेज आती है, तो घर में मर्द तो पानी भरने जाते नहीं है, विमेन आर दोज हु वुड सफर। सो दिस इज बेसिकली जो आइडिया है वो वहां से आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कुछ है थिंकर जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, जैसे उनमें आपने सिंथिया एंड लोए का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा देयर आर आई थिंक सिंथिया एंड लोए के अलावा दिस टिकनर का नाम आपने सुना, एंड जे टिकनर, जिन्होंने बेसिकली टिकनर ने मोर्गेनथाउ के जो 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म थे उनको फेमिनिस्ट रोक दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि who had criticized मोर्गेनथाउ फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो वो आन जे टिकनर होंगी, ठीक है। सिंथिया एंड लो की एक फेमस बुक है जिसका नाम याद रख लीजिएगा, जो है बनाना बीचेज एंड बेसेज, ठीक है, जिसमें उन्होंने बात की कि वॉर होती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ता है, महिलाओं को पड़ता है। हमने देखा है कि किसे अभी रिसेंटली जब यूक्रेन रशिया वॉर में कितने सारे एलिगेशन तो आए थे कि रशियन soldiers had basically raped many of the Ukrainian women। तो बेसिकली वो किस तरीके से women पे इम्पैक्ट जाता है, वो बात आपको वो सिंथिया एंड लोए के वक्त में आपको पता चलती है, और जो टिकनर है उनकी बुक में पता चलती है, ठीक है। सो दीज आर द वर्क, ठीक है। आप ये याद रख लीजिएगा, बेटी फ्रीडेन की फेमिनिस्ट मिस्टिक, साइमन डी वेवर की सेकंड सेक्स, एंड केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कुछ फेमस वर्क है। तो यहां से मेरा जेंडर और ये जो है ये खत्म हो गया मेरा फेमिनिज्म जेंडर वाला टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, एंड देन मैं थोड़ा सा 3-4 आइडियोलॉजी करवा दूंगा, ठीक है। फेमिनिज्म फ्रॉम माय साइड कंप्लीटेड। यूजुअली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? हेलो सर। बोलिए बोलिए। पर्सनल इज पॉलिटिक्स पे थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। पर्सनल इज पॉलिटिकल, कैरोल हनीस कहती है, वो कहती है कि जो पर्सनल हमारी फैमिलीज है वो भी पॉलिटिकल है। पहले पॉलिटिक्स में क्या देखा जाता था कि पॉलिटिकल एक स्फेयर है, कि आप कानून बना रहे हैं तो वो आपका पॉलिटिकल है, आप पब्लिक डोमेन में जो डिबेट कर रहे हैं, पब्लिक स्फेयर में डिबेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल है बस। बट दे सेड कि पॉलिटिकल का कंसेप्शन फैमिली में भी है, बिकॉज हम पॉलिटिक्स की बात कब करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, एंड ऑल थिंग्स। बट हमने हिस्टोरिकली क्या लिया है, फैमिली के जो ना, फैमिली को उसकी बेसिक यूनिट नहीं बनाया उस कंसेप्शन में। हमेशा हमने माना फैमिली के अंदर है ना हमेशा मर्द होता है। यही जो बेसिकली आइडिया जो है वो सुसेन मोलर ओकिन रोल्स के जो उनका कंसेप्शन था उस पर भी देती हैं। तो जो हमारी हैनिस्ट है वो बोलती हैं कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल है, यानी हमारी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मैं अगर मुझे डाइवोर्स का राइट नहीं है, मुझे बेसिकली अबॉर्शन राइट नहीं है, मेरे को केयर वर्क में घर पे कर रही हूं, तो वो बेसिकली जो है उसको तुमने यू आर नॉट बेसिकली दैट दीज थिंग आर आल्सो इक्वली बेसिकली आर आल्सो वेरी पॉलिटिकल, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये पर्सनल एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन है कि तुमको पॉलिटिकल बात, सिर्फ पॉलिटिकल का मतलब क्या है, पॉलिटिकल इज समथिंग where you go and basically argues for things, you demand your rights, है ना, you discuss things। तो ये जो आइडिया है वो बेसिकली
जो है ये इसमें पर्सनल एंड पॉलिटिकल का कंसेप्शन आता है, ठीक है। आई होप दैट वाज ये आई वाज एबल टू डू जस्टिस विद योर क्वेरी। हाँ, एनी ये अदर? Yes, ये yes. अरिस्टोटल को काउंटर करते हुए बोले थे ना। देखो एरिस्टोटल को सबने काउंटर किया, जितने भी फेमिनिस्ट हैं यूजुअली दे हैड ड्रॉड दैट, क्योंकि एरिस्टोटल वाज वेरी रिग्रेसिव इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन एंड सो द अदर थिंकर्स आल्सो ऑफ मैकियावेली के बारे में बोला था कि मैकियावेली हैड दिस एंड मैकियावेली बेसिकली इफ यू वुड रीड हिज प्रिंस देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर दिस द आइडिया ऑफ फॉर्च्यूना वेयर ही बेसिकली गो वेरी एंटी फेमिनिस्ट, बेसिकली वो बात करते हैं कि फॉर्च्यूना इज लाइक अ वुमेन, ठीक है। जिस तरीके से women would always love to be with someone who is very powerful and very strong, same way your fortune would also with love to some prince who are very powerful. So this is very regressive analogy that he has created. तो हाँ, एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं फेमिनिस्ट, और मैकियावेली को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। इवन लॉक, रूसो, होब्स, दे डिडंट टॉक अबाउट women. हमें पढ़ा है किस तरीके से लॉक वाज हैड regressive conception of the women and same was with the रूसो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कोई वो नहीं थे। मील वाज समवन हु ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट ट्रेडिशन, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट नेम। एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी मूव टू द नेक्स्ट आइडियोलॉजी? Yes, please. ओके, सो ये फेमिनिज्म हो गया। नाउ मैं चाहता तो थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं, यू डोंट हैव टू बेसिकली गो इनटू डेप्थ। पहला तो हम लिबरलिज्म, पहली जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने, क्योंकि आपका जो बेसिकली जो सिलेबस उसमें आपको आइडियोलॉजीज नहीं दी गई है, बट आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है एंड न्यू लिबरलिज्म क्या है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली लिबरलिज्म का जो आइडिया है दैट्स बेसिकली कम फ्रॉम दैट राइटिंग्स ऑफ दैट होब्स, लॉक एंड रूसो। Let's talk about liberty and individualism, जो हम किया था जब लोग रूसो और होब्स हम किए थे, कि जो लिबर्टी है वो एक प्रिंसिपल है, and they talk about people like Locke talk about this thing of की limited government and all things. So they wanted to basically capitalist system को ऊपर वो बिल्डअप करना चाहते थे कि स्टेट हैज a very limited role, ठीक है। स्टेट को बेसिकली राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का लोग बात करते थे, तो ये लिबरलिज्म था, ठीक है। तो लिबरलिज्म की बेसिक टेनेंट है वो वही रहेंगे जो लोग बात करके गए मेनली, ठीक है। और फिर लिबरलिज्म में यू वुड सी यूटिलिटेरियनिज्म। तो लिबरलिज्म के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे, जैसे एक लोकियन लिबरलिज्म था, एक फिर यूटिलिटेरियन लिबरलिज्म है। यूटिलिटेरियन लिबरलिज्म जो था वो बेंथम से बेसिकली आता है। सो बेंथम जिस तरीके से बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की जो वो बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे होते हैं कि बेसिकली जो हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है वो इस तरीके से बननी चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है उसकी इंश्योर हो जाए, ठीक है। देन वी हैड सीन किस तरीके से रोल्स जो वो क्रिटिसाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन यूटिलिटेरियन थिंकिंग को, एंड मील किस तरीके से उसमें क्वालिटेटिव कंसेप्शन डालते हैं। तो टिल द मील तक ये जो सिस्टम था ये वो नेगेटिव लिबरलिज्म का कंसेप्शन था, नेगेटिव लिबर्टी का जो आइडिया था। लेकिन फिर देयर इज मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म इज बेसिकली टीएच ग्रीन का जो पॉजिटिव लिबर्टी आती है उससे आता है। और मॉडर्न लिबरलिज्म का मेन, उसको हम वेलफेयरिज्म भी कहते हैं, वो आइडिया आता है किन्स, जेम किन्स का नाम याद रखिए। उन्होंने जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्शन दिया था, ठीक है। जब उन्होंने एक बुक लिखी थी जनरल कंसेप्शन ऑफ दिस समथिंग दैट एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट and many something he wrote, I could not basically recall the exact name, but this was a time around जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में all, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्शन आया था। तो पहला लिबरलिज्म के तीन मेन स्ट्रीम है। पहला लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जिसमें लोक, होब्स के बारे में ज्यादा आएगा आपको, और फिर बेंथम वगैरह के बारे में आएगा, ठीक है, जो यूटिलिटेरियन में चेंज हो जाता है। फिर मॉडर्न लिबरलिज्म में भी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्शन एंड ऑल थिंग, और पॉजिटिव राइट्स की बात आती है जो ग्रीन ने बात की है, लास्ट की बात करते हैं। एंड फिर हमारे पास आता है दिस न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, वेलफेयर लिबरलिज्म के जस्ट बाद में, जब ये आपको जैसे अमेरिका में रोनाल्ड रीगन आते हैं और आपकी मार्गरेट थैचर जब आती है ब्रिटेन में, तो ये बात करते हैं कि ये वेलफेयर सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा है स्टेट के ऊपर, कि स्टेट वुड लुक अप टू मेनी ऑफ योर थिंग्स, ठीक है। नहीं, नाउ वी टॉक अबाउट स्टेट्स को जो है स्टेट को लिमिट कर दो, ठीक है। तो दिस वाज द टाइम जब स्टेट को नैनी स्टेट बोला गया, स्टेट को रोल बैक ऑफ द स्टेट बात बोली गई, ठीक है। इसमें मैन आपको दो तीन लोगों के नाम याद रखने हैं। न्यू लिबरलिज्म ये था कि न्यू लिबरलिज्म टॉक अबाउट दिस प्राइवेटाइजेशन एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने की बात की गई, और दे टॉक अबाउट दिस कंसेप्शन ऑफ जो स्टेट है वो मिनिमल होनी चाहिए, मिनिमल स्टेट कंसेप्शन लाया गया, ठीक है।
तो ये जो मिनिमल स्टेट का कंसेप्शन है कि स्टेट मिनिमम तरीके पे काम करनी चाहिए, ये नोजी का है अपना, ठीक है, वो अनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया वाला जो बुक लिखा था, ठीक है। ऐसे ही एक हैक आया, एफ.ए. हैक, जिन्होंने रोड टू सर्फडम लिखी थी, ठीक है। एक हमारा मिल्टन फ्रेडमैन आया, ठीक है। तो ये 2-3 नाम आप याद रखेंगे। नियो लिबरलिज्म जो थेचर और रीगन के बाद शुरू होता, थेचर और रीगन जो मतलब रीगन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और थेचर थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, जिन्होंने नियो लिबरल पॉलिसीज को लेके आई। और आज भी हम देख रहे हैं नियो लिबरलिज्म हमारी कंट्री में, हम देख रहे हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन आर गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, इवन एजुकेशनल एंड ऑल थिंग्स आर गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, और सरकार अपनी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रही है। इसका सबसे बड़ा भुगतान किसको करना पड़ेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली लाइक जो प्राइवेटाइज आप चीजें करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन का जो बेसिक जो एथोस है वो है प्रॉफिट कमाना, और जहां पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा वहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा। तो आई थिंक मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया कि समथिंग लेट्स सी, एक स्मॉल विलेज है जो जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर इलाके में है, थार के डेजर्ट में, तो नो प्राइवेट टेलीकॉम वुड गो देयर टू बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज, बिकॉज वो एक घर एक या एक गांव है, वहां से उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज लुक फॉर द प्रॉफिट। तो वहां पे सरकार ही जा सकती है। तो अगर हम सब चीजें प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये नियो लिबरल आइडिया थे। तो नियो लिबरल में अगर आप इंडियन एग्जांपल देखना चाहे तो जगदीश भगवती का नाम काफी आता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर वेलफेयर आप लिबरलिज्म में इंडिया में कोई एग्जांपल देखना चाहे तो अमर्त्य सेन जो कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट का एक रोल होना चाहिए, स्टेट ऐसे लोगों को उनके हाल पे, प्राइवेट के हाल पे नहीं छोड़ सकता है, जो कि ट्रू भी है बहुत सारे सेंस में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट बनाने की घोषणा करता है, नॉट डायरेक्टली, बट जब आप डीपीएसपी देखते हैं तो उसमें साफ आपको नजर आता है कि स्टेट को कितना सिंपल रोल देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन हमारे पास ये लिबरलिज्म आ गया। अब लिबरलिज्म को जो बेसिकली चैलेंज किया था वो था सोशलिज्म। तो सोशलिज्म अर्ली टाइम में आया था जब मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, जब वो लोकियन और क्लासिकल लिबरलिज्म था वेस्ट में, तब सोशलिज्म आया था। और सोशलिज्म क्या आया था? बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जो ब्रिटेन में ज्यादा हुआ, ब्रिटेन और फिर बाकी जगह फैला, तो उसके जो है ना रिजल्ट दिखने में लगे थे। रिजल्ट क्या थे कि भाई वर्कर्स की हालत बड़ी खराब थी, उनको 12-12 18-18 घंटे काम करना, 12 कहाँ के उस टाइम तो 18 घंटे काम करना पड़ रहा था। तो फिर वो उनकी हालत खराब थी, ठीक है। और उनकी सोसाइटी में भी 2 क्लास बन के आ गई थी, हैव्स एंड हैव नोट्स, यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। हैव्स जिनके पास सब कुछ है, हैव नोट्स जिनके पास कुछ नहीं। तो इसलिए सोशलिज्म आया। इसमें अर्ली सोशलिस्ट जो थे आपके रॉबर्ट ओवन हुए, चार्ल्स फ्यूरर हुए, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। इन लोगों ने बात की थी दिस बेसिकली ट्रेड यूनियंस की बात की थी एंड ऑल थिंग्स की बात की थी। वो सोशलिज्म मतलब बेसिकली दे टॉक अबाउट यूटोपियन आइडियाज, जो इनको मार्क्स लेटर बोलते हैं। तो इन लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से ट्रस्टीशिप का मॉडल होना चाहिए, लिस्ट को सारा धनिक अपने पास कंसोलिडेट करके नहीं रखना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए, वर्कर की देखरेख भी करनी चाहिए। दे वर बेसिकली मोरल ग्राउंड्स पे। फिर मार्क्सिज्म आता है। मार्क्स बोला कि नहीं, ये सोशलिस्ट जो बोल रहे हैं दिस इज बेसिकली, वो तो भाई किसी के पास प्रॉफिट मिल रहा है और तुम उसी को बोल रहे कि तुम वर्कर्स की देखरेख करो, तो ये तो बहुत गलत है। तो बेसिकली मार्क्स आल्सो वेंट अगेंस्ट द लिबरलिज्म, लिबरल कैपिटलिज्म। बेसिकली कैपिटलिज्म का आइडिया एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से आता है, आप वो नाम याद रखिएगा बुक का, जो कहती है कि मार्केट जो है वो लेसेस फेयर सिस्टम को बोलते हैं। तो लिबरलिज्म का बेसिक जो है वो लेसेस फेयर सिस्टम है, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी इनका कहना मार्केट को ऊपर छोड़ दो सब कुछ, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं। लेकिन सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट इसके खिलाफ थे, और मार्क्सिस्ट ज्यादा खिलाफ थे बजाय कि सोशलिस्ट है, बिकॉज सोशलिस्ट थोड़ा सा मोरल ग्राउंड पे बात करते थे। मार्क्सिस्ट बोले कि नहीं, जब तक स्टेट है तब तक हालत सुधरेगी नहीं। तो उन्होंने बोला मार्केट और स्टेट दोनों को तोड़ दो, वी नीड बेस्ड सिस्टम, कि भाई ईच पर्सन शुड गेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और वो तब होगा जब हम कलेक्टिव सिस्टम करेंगे। तो जो हमने देखा यूएसएसआर में कलेक्टिव एग्रीकल्चर का सिस्टम शुरू हुआ है, एंड आई डोंट नो यू नो और नॉट, 1920 और 28 के आसपास जब पहला 5 ईयर प्लान जब लाया गया था यूएसएसआर में, तो पहले 2 5 ईयर प्लान से रिजल्ट ये आया था कि वहां के फार्मर्स की जो इनकम है वो 4 गुना हो गई थी। तो वो कैसे हुई थी? वो कलेक्टिव खजाइश तो बोला जाता था कि मतलब कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, जहां पे रोल ऑफ स्टेट एंड मार्केट एकदम कम करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो उससे उनकी फार्मर्स की इनकम 4 गुनी हो गई थी यूएसएसआर में। और आज हम देख रहे हैं कि 2014 में वादे किए गए थे ये कि 2022 तक इनकम दुगुनी हो जाएगी, एंड वी ऑल नो कि 2022 तक कितनी दुगुनी हुई। अभी आर इन 23 एंड आप तो बातें भी नहीं सुनते हम कि दुगुनी हुई कि नहीं हुई। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड क्रिएटेड दिस हैबिट ना, कि तो पहले हम बात करते हैं 2022 तक सब कुछ हो जाएगा, नाउ वी आर सेइंग 2024 तक सब कुछ हो जाएगा, एंड देन फिर 5 साल बाद 2029 तक सब कुछ होता है। वी हैड दिस एंड वी आर वेरी टॉलरेंट पीपल। सो
These are the something that Marx talk about कि नहीं ऐसे नहीं होगा, you have to develop stateless system and all things. तो वो मार्क्सिज्म जो मार्क्स पढ़ाया था, मैंने मार्क्सिज्म बताया था, तो वुड नॉट गो इनटू डेप्थ. दो इंपॉर्टेंट और जो थ्योरीज है, एक फेमिनिज्म जो हमने कर ली है आइडियोलॉजीज, एक फासिज्म था. तो फासिज्म जो था वो बेसिकली क्या था, ये सॉरी मार्क्सिज्म में भी 2-3 स्ट्रीम है, वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा. जैसे लिबरलिज्म में देखा क्लासिकल लिबरलिज्म, वेलफेयर लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म. वैसे मार्क्सिज्म में क्लासिकल मार्क्सिज्म है, ठीक है. एक बेसिकली जिस यूएसएसआर का जो मार्क्सिज्म है, जो बेसिकली लेनिनिज्म जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में एक माओइज्म आता है, जो जो माओ चाइना में जिस तरीके से बात करते हैं, वो कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं. किसी ने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा तो कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करते हैं. वो कहते हैं कि देयर इज एंटागोनिज्म. वो बेसिकली फ्यूडल सोसाइटी, वो करते हैं कि फ्यूडलिज्म को कैसे खत्म किया जाए. फ्यूडलिज्म बेसिकली, क्योंकि चाइना में जो था वो कैपिटलिज्म नहीं था, कि वर्कर वाला सिस्टम नहीं था वहां पे. चाइना में जिस तरीके से सोशलिज्म लाया गया था माओ के द्वारा, उस टाइम पे वहां पे कुछ और रिश्ते थे. वहां पे मतलब पीजेंट्स और फ्यूडल्स के रिश्ते थे, कि जिस तरीके से वेस्ट में वर्कर को फैक्ट्री मालिक दबा के रखते थे, चाइना में क्या हो रहा था, पीजेंट्स और फार्मर्स को जो फ्यूडल है वो दबा के रखते थे. तो माओ ने ये क्रांति फ्यूडल्स के खिलाफ की थी, जिसको उन्होंने फिर कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन, बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन का बात की थी एंड ऑल थिंग्स. तो वो थोड़ा सा आप याद रखिए. कॉन्ट्राडिक्शन के क्वेश्चन को पूछा था कि कॉन्ट्राडिक्शन मार्क्सिज्म की कौन सी थ्योरी का है, तो ये माओइज्म में ज्यादा बात होती है. ठीक है. एक लेनिन का नाम याद रखिएगा, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन की बात की थी. स्टालिन बात करते हैं कुछ कंसेप्शंस की, जिसमें मेनली स्टालिन का जो मार्क्सिज्म था वो थोड़ा अलग हटके था. वो कम्युनिज्म एक अलग लेवल पे था, जिसको स्टालिनिज्म जिनको हम बोलते हैं. यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट इन डेप्थ. देन हमारा एक नियो मार्क्सिज्म आता है, ये इंपॉर्टेंट. नियो मार्क्सिज्म जो है, जिससे फिर आगे फ्रैंकफर्ट स्कूल बनता है. तो नियो मार्क्सिज्म में ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जो ग्रामशी जो है उसको फादर बोलते हैं. तो ग्रामशी वाज अ इटालियन मार्क्सिस्ट. मार्क्स के बहुत अच्छे डिसिपल थे, और मार्क्स के सबसे बड़े क्रिटिक भी थे. जैसे सोक्रेटिस थे, एरिस्टोटल थे, प्लेटो के सबसे अच्छे डिसिपल, बट सबसे बड़े क्रिटिक भी. तो वैसे ही ग्रामशी मार्क्स का सबसे अच्छा डिसिपल भी था, सबसे बड़ा क्रिटिक भी था. तो ग्रामशी ने बेसिकली कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात की. वो बोले कि मार्क्स जो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जो बहुत सारे लोग इसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी बोल रहे हैं, कि हर चीज इकोनॉमिक स्फीयर में छोड़ दिया आपने, कि सब कुछ बेस इकोनॉमिक है. लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है. और उन्होंने बात की कल्चरल बेसिकली. तो कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं किस तरीके से कि एक हेजेमनी क्रिएट होगी. दिस आइडिया ऑफ हेजेमनी कम्स फ्रॉम ग्रामशी. ग्रामशी कहते हैं कि बेसिकली बेस तो वही है, लेकिन बेस के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, मार्क्स जो बोलेगा कि देयर इज अ बेस, दैट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रिलेशन, एंड देन देयर इज अ सुपर स्ट्रक्चर जिसमें पॉलिटिक्स एंड ऑल थिंग आ गए. और वो बोले कि जो बेस है उसी के अनुसार सारा ऊपर वाला चेंज होता है. पॉलिटिक्स, सोसाइटी, चर्च, एजुकेशन, सब एवरीथिंग चेंज अकॉर्डिंग टू योर बेस. बट ग्रामशी बोले कि नहीं, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इसके भी 2 हिस्से हैं, एक सिविल सोसाइटी और एक स्टेट. ठीक है. तो उन्होंने 3 लेयर दी. बेस इकोनॉमिक वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद स्टेट एंड सिविल सोसाइटी. तो स्टेट और सिविल सोसाइटी में बात करते हैं, सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ग्रामशी कहते हैं सिविल सोसाइटी को इग्नोर कर दिया मार्क्स ने, जिसका बहुत रोल है सिविल सोसाइटी में. क्या कि चर्च, मीडिया एंड योर स्कूल्स जो एक हेजेमनी क्रिएट करते हैं. जिस तरीके से मैं एक दिन आपको बता रहा था कि हमारे स्कूल्स में कभी हमको बताया नहीं गया कि पॉलिटिशियन बनो. हमेशा कहा था कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फलां बनो, ढिमकाना, आईएएस बनो, पता नहीं क्या क्या बनो. और सब किसकी सेवा कर रहे हैं? पॉलिटिशियंस की सेवा कर रहे हैं. और हमको ना घर वालों ने बोला, ना हमारे स्कूल ने बोला कि पॉलिटिशियन बनो. और फिर हम क्या करते हैं, हम गाली देते हैं सबको कि भाई पॉलिटिशियन ये कर रहा है, पॉलिटिशियन वो कर रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, करप्शन हो रहा है. अरे भाई नेपोटिज्म क्यों नहीं होगा? पॉलिटिशियन तो अपने बच्चों को यही कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन बनो. वो तो हमारी गलती है कि हमको कहीं सिखाया नहीं गया वो. सो दिस इज समथिंग दैट इज बेसिकली हेजेमनी. वही है हेजेमनी, इज बेसिकली आइडियोलॉजिकल पावर. वो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म भी यहीं से आता है कि स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दी गई कि असली चीजें हमें बताई नहीं जाएंगी. और इससे क्या है, जो लोग गवर्न कर रहे थे वही गवर्न करते रहेंगे, वही रूल करते रहेंगे. तो ये नियो मार्क्सिज्म. इसके अलावा फासिज्म आप सबको पता ही होगा, जो हिटलर और मुसोलिनी और उनसे आता है, जो आइडियोलॉजी और फियर के ऊपर है, कि खूब फियर से हमको, मतलब उनका फियर ही तरीका होता है डराना धमकाना. उसी के तरीके से एक आइडियोलॉजी के रोल से फासिज्म बनता है. तो फासिज्म में बेसिकली आई डोंट गो इनटू डीप, क्योंकि वो फासिज्म आपके कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं है. बट फासिज्म याद रखिए कि कौन कौन से जो मैन है. हिटलर था जर्मनी में एंड मुसोलिनी वाज इन इटली. तो ये जो पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल थिंग्स, वो फासिस्ट अंडरस्टैंडिंग है. फासिज्म बेसिकली वही है, एक
ये आइडियोलॉजी और फियर के ऊपर लोगों को डरा धमका के, और आइडियोलॉजिकल मतलब जैसे हमने बोला ना अभी, आइडियोलॉजी इस तरीके से आपको प्रीच की जाती है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। नहीं, आइडियोलॉजी और थ्योरी का मेन डिफरेंस कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी? somebody could tell me that, क्योंकि हमने थ्योरी भी पढ़ ली, आइडियोलॉजी पढ़ ली है। कोई भी बंदा। आई नो मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, बट क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा आइडियोलॉजीज खत्म करनी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा थ्योरी और आइडियोलॉजी? भैया आइडियोलॉजी मतलब एक सोच होती है, एक आइडिया होता है, एक टाइप का थॉट होता है, और जो थ्योरी होती है मतलब वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है क्रिएट की जाती है, तो वो थ्योरी हो जाती है। मतलब एक सिस्टमेटिक या फिर एक होता है ना कि एक वे में जो है एक आइडियाज को क्रिएट करके और पूरी एक थ्योरी को डेवलप करना, मतलब आइडियाज को जोड़ के एक तरीके से थ्योरी डेवलप। बट टेल मी द डिफरेंस, कि ये चीज आपने अच्छी डेफिनेशन दोनों को दे दी, बट डिफरेंस क्या है? कि क्या थ्योरी और आइडियोलॉजीज में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जब हम थ्योरी भी पढ़े, आइडियोलॉजी भी पढ़े, जैसे जेंडर है वो थ्योरी, जेंडर है वो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी है, ठीक है। लिबर्टी इज अ थ्योरी, लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। तो व्हाट इज दैट समथिंग दैट इज बेसिकली इज्म? इज्म का मतलब क्या है? इज्म लगा क्यों रहे हम? कोई भी बता दो यार, कुछ तो बोलो। गलत भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलने से सीखते हैं, बोलने से सीखते हैं। केशव कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही यार। केशव कुछ बोल, चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, कोई नहीं बोलना चाह रहा तो। बेसिकली देखिए, हाँ, एज आई टोल्ड, उसकी किस तरीके से थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन में काम करती है। तो बेसिकली प्रिसाइजली वहीं से ड्रॉ होता है। डिफरेंस मेनली क्या है कि इन थ्योरी यू लुक अप टू डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट, ठीक है। थ्योरी में आप क्या करते हैं? लिबर्टी के डिफरेंट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि लिबर्टी जो है, उस थ्योरी में हमने पढ़ा नहीं कि पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी एंड ऑल और थिंग्स। तो वी बेसिकली डू नॉट प्रीच डॉक्ट्रिन, बट इन आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजी में क्या होता है? यू आर गिवन अ सर्टेन आइडिया एज आई शेयर्ड, एंड यू हैव टू बेसिकली, वो एक डॉक्ट्रिन आपको प्रीच की जाती है आइडियोलॉजी में। सो अंडर द कंसेप्शन ऑफ आइडियोलॉजी आपको एक थ्योरेटिकल बेस के ऊपर एक डॉक्ट्रिन प्रीच की जाती है। तो बेसिकली थ्योरी जो होती है वो पहले से होती है, उसके आधार पे एक आइडियोलॉजी बिल्ड की जाती है। तो इट इज नॉट लाइक कि आइडियोलॉजी से थ्योरी निकलती है। मोस्टली क्या होता है, थ्योरी से आइडियोलॉजी बनती है। जैसे लिबर्टी का कंसेप्शन पहले आया, लिबरलिज्म बाद में आया, ठीक है। कंसेप्शन ऑफ जो दिस इक्वलिटी पहले आया, मार्क्सिज्म बाद में आया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? आइडियोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, बट इफ दैट थ्योरेटिकल जो उसका बेस है, जैसे मतलब अब मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ठीक है। तो someone who believe in equality, Marxism as an ideology is very good for that. But someone who basically believe in private property and appropriation of property, like someone who is capitalist, for him Marxism is very wrong. Same way fascism is an ideology of fear. That's basically something that कि fear से किस तरीके से हम power लें। तो for them power is the ultimate idea. तो उनके लिए वो आइडियोलॉजी का जो थ्योरी है वो फियर और वो पावर है, ठीक है। वहां से वो बिल्डअप फॉर देम, लोगों को क्या मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी क्रेडिट, बेसिकली दे डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग। तो बेसिकली आइडियोलॉजी थ्योरी का डिफरेंस यही है, थ्योरी इज बेसिकली समथिंग दैट make us understand some concept and explanation, give some explanation, and these explanation basically give you different अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। लाइक इक्वलिटी, तो इक्वलिटी किस किस तरीके की होती है, बट व्हेन यू जंप इनटू आइडियोलॉजी दैट डिफरेंसेस नहीं होते वहां पे तुमको एक पर्टिकुलर वे प्रीच किया था। जैसे नियो लिबरलिज्म पढ़ा हमने, तो नियो लिबरलिज्म मतलब वो फिर पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। फॉर देम दिस नेगेटिव लिबर्टी इज द कंसेप्शन, ठीक है। मार्क्सिज्म, इक्वलिटी इज द कंसेप्शन। तो हर एक आइडियोलॉजी के कुछ बेसिक टेनेंट्स होते हैं और वो उनको अधेयर करते हैं, बट इन थ्योरी यू कैन बिल्ड अप थ्योरी अकॉर्डिंग टू योर ओन कंसेप्शन, ठीक है, जो उनको कुछ बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है।
और इसी के आधार पे आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया जाता है, और फासिज्म पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी ऑफ फियर एंड ऑल थिंग, तो ये फासिज्म है। एंड देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट थ्योरी, वन इज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड अदर वन पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मॉडर्निज्म को थोड़ा सा हम उसी आधार पे देखते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म को सिमिलरिटीज उसमें, इसलिए साथ ही लेके चलेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता है? स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि अभी तक हम जो भी कुछ पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे। मैंने जैसे स्टार्ट किया कि जेंडर पैट्रियार्की इज अ स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर। पोस्ट स्ट्रक्चरल बिलीव दैट कि वी हैव टू गो बियॉन्ड दीज स्ट्रक्चर्स। जैसे आयर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, दिस वेंडेट, ओनूफ, नीना तनेनवोल्ट, दीज आर द पीपल हु बिलीव दैट कि इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की जो है उसको हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर में इस तरीके से बना रखा है कि अनार्की का मतलब है कि लड़ाइयां चल रही हैं, बट ये हमने स्ट्रक्चर दिया है। पोस्ट स्ट्रक्चर बिलीव कि उस स्ट्रक्चर को तोड़िए, पेट्रियार्की को तोड़िए, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो यहीं से लेता है आइडिया, और वो भी स्ट्रक्चर के खिलाफ बात करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म के जो बेसिक आइडियाज हैं उनमें नीचे जो है उनका नाम आता है, नीचे आपने नाम सुना होगा, जो कहते हैं गॉड इज डाइड, ठीक है। और देन दिस फूको, तो दीज पीपल टॉक अबाउट कि अब तक जो आपको पढ़ा है ना, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट मेटा नैरेटिव्स। बट दीज पीपल, जिसमें आपको मेनली डेरिडा की बात होगी जो डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक, तो ये दीज पीपल टॉक अबाउट मेटा नैरेटिव्स को फेंको। ये बोले कि जो है ना बड़े बड़े नैरेटिव, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये कुछ नहीं है। लिबर्टी इक्वलिटी के अंदर भी तो कुछ होगा ना। लिबर्टी कहां से आप डिसाइड कर रहे हो कि लिबर्टी का कंसेप्शन जो वेस्ट ने डिसाइड कर दिया वही होगा? तो ये लोग बात किए कि जैसे फूको बात करते हैं डिस्कोर्सेस पे, ये बोला मेटा नैरेटिव को छोड़ो, छोटे छोटी चीजों पे जाके करो, तोड़ो हर चीज को। उनके अनुसार ट्रूथ जिसको हम समझ रहे हैं वो मेजोरिटेरियन है। आज हम जो भी ट्रूथ समझ रहे हैं वो किसी ने बनाया है, तो ट्रूथ इज कंस्ट्रक्टेड। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यूज कि सब कुछ कंस्ट्रक्टेड आज के दिन में, और ये हम देख सकते हैं। एंड वी हैव आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ Nivedita Menon, Professor Nivedita Menon talk about these things. She talk about postmodern feminism, and if you would come into JNU, and I wish you would come, so you would see a small map is basically pasted on her office. So उनका जो ऑफिस है उसके जो डोर है उसके बाहर एक मैप है, एंड वो मैप बेसिकली यू वुड सी कि दिस मैप इज उल्टा इंडिया, उसमें क्या श्रीलंका ऊपर है, साउथ इंडिया ऊपर है। एंड जब मैंने पहली बार व्हेन आई वेंट थ्रू दैट मैप, बस गलत लगा दिया क्या मैम ने उल्टा, बट देन आई गेट टू नो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव्स दैट कि भाई श्रीलंका और साउथ इंडिया हमेशा नीचे ही क्यों होगा? हम मैप को हमेशा इस तरीके से क्यों देखते हैं? वाई ऑलवेज दैट ऑस्ट्रेलिया उसी पोजिशन पे होगा जहां पे उसको बैठा के रखा हुआ है? वाई वी आर ईस्ट एंड दे आर वेस्ट? किसने डिसाइड किया ये? सो पोस्ट मॉडर्निस्ट से कि ये उनकी पावर है, वो पावर से उन्होंने डिसाइड कर दिया है। दैट्स वाई साउथ इंडियंस को नीचे रख दिया गया। अरे भाई मैप उल्टा भी तो हो सकता है, वो डिसाइड उल्टा है कि नीचे। तो ये जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव कि एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड, पेट्रियार्की, कास्ट सिस्टम, ठीक है, दिस एवरीथिंग हैज सम कंस्ट्रक्शन, और उसी हिसाब से ट्रूथ। और जो आज हम देखते हैं दिस लड़ाई बिटवीन होमोसेक्सुअलिटी एंड हेटेरोसेक्सुअलिटी, व्हाट इज दिस? फूको गिव्स दिस इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वो फूको इवन लिखते भी हैं, एक पूरा वो एक ऐसे लिखते हैं सेक्सुअलिटी के ऊपर। ही टॉक्स अबाउट कि हमको आज हेटेरोसेक्सुअलिटी इतनी नॉर्मल क्यों लगती है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हेटेरोसेक्सुअल एंड एवरीथिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट कंसेप्शन ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, ठीक है। दिस इज नॉलेज पावर। कई बार पूछा जाता है नॉलेज पावर, फूको जिसकी बात करते हैं वो इसी चीज पे बात करते हैं कि हमने क्या कर दिया कि हमेशा हर जगह आप पढ़ोगे, किताब में आप जब से पढ़ रहे हो तो हमेशा आपको, देखो मैं एक बात कर रहा था, किताब में हमेशा आपको लड़की दिखाने के लिए क्या आइडेंटिफाई किया जाता है कि लड़की फ्रॉक में होगी और लड़का कुछ छोटे से बच्चे, एलकेजी यूकेजी के बच्चे को, तो उसी हिसाब से वो फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं। और तो बड़े होके वो देखते हैं किसी लड़की को जीन्स पहने हुए, तो वो खुद वो ना समझ नहीं पाते कि भाई हमने तो किताब में सदा से उनको साड़ी और फ्रॉक पहने हुए देखा है, नाउ असलियत में वो दिस इज ट्रूथ हैज कंस्ट्रक्टेड। और यही फूको बात करते हैं कि नॉलेज पावर ने डिस्कोर्सेस क्रिएट कर दिए हैं, और वो डिस्कोर्सेस क्या है? वो ट्रूथ है, कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ है। और उसीलिए हमको हेटेरोसेक्सुअलिटी जो है वो नॉर्मल लगती है, जिसको हेटेरोनॉर्मेटिविटी भी बोलते हैं, और जो होमोसेक्सुअलिटी है वो डिफिकल्ट लगती है। और इसीलिए आज वी हैव नवतेज सिंह जोहर केस का जो जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल थिंग्स, इसमें बात हुई, एंड उसमें यही बात हुई कि किस तरीके से दैट आईपीसी 377
वो डिस्क्रिमिनेशन, और उसी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। तो ये पोस्ट मॉडर्न जो आइडियाज आए उन्हीं ने इस जो चीजों को वापस लेके आया है कि किस तरीके से विमेन का क्वेश्चन जो है वो पोस्ट मॉडर्न उठाएंगे। वो कहेंगे कि ये लिबर्टी इक्वलिटी की बात बहुत बड़ी बड़ी बात है, जाके सोसाइटी में देखो ना, तो दे वुड टॉक अबाउट रेस, दे वुड टॉक अबाउट जेंडर, दे वुड टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, दे वुड टॉक अबाउट इंटरसेक्शनलिटी, कि एक विमेन जो वो सिर्फ विमेन नहीं है, वो किस कास्ट से है उसका भी असर पड़ता है, वो कौन सी क्लास से है उसका भी फर्क पड़ता है। दिस और द थिंग्स, दिस इज द पोस्ट मॉडर्निज्म वुड। इसमें कुछ नाम याद रख लीजिएगा, लियोटार्ड याद रखिएगा आप नाम, दिस फुको याद रखिएगा, एंड डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जिसने दी थी डेरिडा, उनका नाम याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल इन आइडियोलॉजीज। अगर आपको कोई चीज पूछनी है फ्रॉम माई साइड, आई हैड कंप्लीटेड आइडियोलॉजीज and we had completed with this, we had completed all of the syllabus of CUET. We have more than CUET only because we know कि बहुत सारी चीजें तो पूछी जाती हैं, तो हमने हमारी तरफ से जितना ज्यादा हो सकता था उतना ही किया। Still, if you have any query, if you think कि some topic had been left, so do let us know, and अभी भी कोई query है तो पूछ लीजिए, ठीक है। भैया एक सवाल था, बोलिए आयुष। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो आईआर से रिलेटेड। हाँ हाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीयूटी पीजी के मतलब सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि 4 ही जो है वो दिए गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 5 दिए हुए हैं, तो उन्हीं 5 को ही सिर्फ पढ़ना, या फिर मतलब जैसे एससीओ, बिमस्टेक, ये सब भी पढ़ना? आयुष वो 5 तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन मैंने शायद कल क्लास में व्हेन आई केम इन बिटवीन विद खुशी, आई टोल्ड दैट थिंग कि जो आजकल करंट में ना वो भी आपको थोड़ा देखना है। जैसे एससीओ की समिट हुई इंडिया में, तो यू हैव टू रिमेंबर फॉरेन मिनिस्टर एससीओ समिट हुई है, तो कहाँ हुई है और एससीओ क्या है। तो ये भले सिलेबस में नहीं हो, लेकिन जो पेपर आएगा वो तो न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा है ना। तो G20, एससीओ, ये 2-3 चीजें जो अगर मेंशन नहीं है तो भी आप कीजिए, जो करंट में कुछ है, अभी के जो करंट में जो चल रही है, ठीक है। बाकी जो दिया गया है उसी पे फोकस करिए, ठीक है। मतलब लास्ट के 6 मंथ में जो मतलब इंपॉर्टेंट समिटों में हुई है उसको रिवाइज करिए। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सम क्लाइमेट समिट और एनीथिंग वाज इन न्यूज, शर्म शेख में सीओपी हुआ था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यूएनएफसीसी का जो कोप हुआ था, COP 27 आई थिंक इट वाज, दैट वाज इन शर्म शेख, है ना, तो वो याद होना चाहिए। शर्म शेख कहाँ है, कौन सी कंट्री में, कोई बताएगा मुझे शर्म शेख कौन सी कंट्री में? अगर किसी ने इजिप्ट में, हाँ। तो ये चीजें थोड़ी सी याद, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं देंगे वो, और फिर ये ऐसी चीजों पे तुम बोल भी नहीं सकते कि ये वो सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि दिस इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो थोड़ा सा करंट वाला देख लीजिएगा 6 महीने का, टू आयुष ओनली सबको लिए है थोड़ा सा आप करंट का 6 महीने का जो मेन पूरा अखबार पर, यूपीएससी एग्जाम नहीं है ये, यू डोंट हैव टू गो इन दैट, बट ऊपर से जो चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग दैट रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी, यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया। एनी अदर क्वेश्चन? भैया पॉल थ्योरी का टेस्ट। हाँ आई नो पोल थ्योरी का टेस्ट था, लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे इतना हेक्टिक शेड्यूल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि आपको एग्जाम से पहले मैं दे पाऊं, बट यार बहुत हेक्टिक जब आप जेएनयू में आओगे तब समझ में आए, मतलब व्हेन यू हैड डन नथिंग तो भी आप 5 बजे क्लास नहीं ले पा रहे। मुझे लगता है आज का द होल डे आई वाज डूइंग नथिंग इन दैट वे, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू डू द क्लास एट 5, बहुत सारा बिजी चीजें होती, बट आई वुड ट्राई टू डू थ्योरी, तो एटलीस्ट मैंने कमिटमेंट किए तो आई वुड डू, ठीक है। आईआर का जरूर, आई थिंक हर्ष ने शायद लगभग कंप्लीट कर लिया, ही वाज टेलिंग ही इज ऑन दैट। आईआर का शायद पहले हो जाए, थ्योरी बाद में हो जाए, फिर ये क्लास भी नहीं हुई थी तो इस पे भी मतलब भैया लगता है कि आईआर का संडे को टेस्ट हो जाएगा, संडे को या उससे पहले नहीं बता पाएगा, लेकिन हर्ष ने मुझे बोला था कि ही इज ऑन इट, तो प्रोबेबली ही वुड डू दैट, ठीक है। भैया जो वो WPT वाला था भैया, उसको जरा प्रोवाइड कर दीजिए, उसका PDF, WPT और IPT वाला पे जो टेस्ट हुआ था भैया, उसका PDF बस चाहिए। टेस्ट का PDF में भेज दूं, ठीक। और कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ बोलिए आकांक्षा। भैया पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ अप्रोचेस भी हैं, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल, क्रिटिकल, ये सारे भी बता देते तो सही होता।
नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल ये बेसिकली आपके पेपर में तो नहीं आएंगे आई थिंक, क्योंकि आपके थ्योरी में वो दी नहीं है और लास्ट ईयर के 2-3 साल के पेपर में मैंने देखा भी नहीं हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, जो नॉर्म्स, ये शायद मैंने बताया, नॉर्मेटिव थ्योरी इज समथिंग दैट इज बेसिक वैल्यू बेस्ड कंसेप्शन जो होता है। ये आपने कंपैरेटिव में नहीं किया है क्या आयुष? आई थिंक अरुणिमा ने आपके किया है भैया, कंपैरेटिव में नॉर्म है किया है ना? अप्रोचेस और हाँ, थ्योरी दोनों उसमें है, दोनों की है मॉडर्न ना? और हाँ, ट्रेडिशनल। because I requested from Arunima to do that from that because that is more part of comparative. Basically, normative theory जो है that build up that वो जो प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम से तो चलता आ रहा था ना कि वैल्यूज के ऊपर थ्योरी की कुछ वैल्यूज होती है, उसके ऊपर वैल्यू लेटेड जो कंसेप्शन है वो नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है? भैया और मोरालिटी, बिलीव्स, ये सब पे। मोरलिटी, हाँ, बेसिकली वो चीजें जिसपे वैल्यूज के ऊपर बात होती है, नॉर्म्स पे बात होती है, ठीक है? उसके अलावा नॉर्मेटिव थ्योरी को एक हिस्टोरिकल थ्योरी है। हिस्टोरिकल थ्योरी वुड मोर टॉक अबाउट हिस्ट्री, जैसे मैकियावेली है तो मैकियावेली वुड से कि मोरल एंड ऑल इज नॉट, हिस्ट्री इज द बेसिक जो चीज है उसके आधार पे आपको बात करनी चाहिए। तो उसमें आप देख लेंगे यू वुड सी सबाइन हु वुड टॉक अबाउट हिस्टोरिकल वे, देयर इज दिस मैकियावेली वुड टॉक अबाउट दिस हिस्टोरिकल, ठीक है? तो कई बार एग्जांपल पूछी जाता है कि आपके हिस्टोरिकल का कौन है, तो यू कैन यूज देम, ठीक है? देन लास्ट यू कैन बेसिकली टॉक अबाउट लास्ट की भी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं। देन यू हैव एम्पिरिसिस्ट थ्योरी। तो एम्पिरिसिस्ट थ्योरी बेसिकली एम्पेरिकल थ्योरी, बेसिकली टॉक अबाउट एम्पेरिकल एविडेंस, एक्सपीरियंसेस के ऊपर, एग्जांपल के ऊपर थ्योरी करते हैं, ठीक है? इसका आपको बस एक एग्जांपल है, देयर वाज सम पर्सन लॉर्ड ब्राइस करके, उन्होंने बात की थी व्हाट वी नीड फैक्ट एंड ओनली फैक्ट। तो ये बेसिकली इंपेरिकल आइडिया कि फैक्चुअल जो एम्पेरिकल चीजों हमको पता चले, तो इसमें ब्राइस का भैया नाम ले सकते हैं आप। भैया लॉर्ड ब्राइस है या फिर जेम्स ब्राइस है? जेम्स ब्राइस, वो लॉर्ड जेम्स ब्राइस, तो वो क्या था, अलग अलग थोड़ी है लॉर्ड ब्राइस और जेम्स ब्राइस। ओके भैया, थैंक यू। वो मैंने जेम्स ब्राइस पढ़ रखा है, वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में भी आता है वो। हाँ, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जेम्स ब्राइस वाज बेसिकली मेंबर ऑफ यूएस यूके पार्लियामेंट। तो जो यूके पार्लियामेंट में मेंबर होता है उसके आगे लॉर्ड लग जाता है, ठीक है? लॉर्ड जैसे लॉर्ड एक्टन, तो एक्टन ने क्या बोला था, पावर कर, ये कई बार पूछ दिया था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये मेरे को अचानक से आपने बात की तो मेरे को याद आ गया, ये याद रखना, कई बार पूछ दिया था एक्टन, लॉर्ड एक्टन का कोट पूछ जाता है, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, लॉर्ड एक्टन। और लॉर्ड जेम्स ब्राइस जो है उन्होंने ये बात की थी फैक्ट्स एंड फैक्ट्स की, ये भी पूछ लिया था किसने बोला था फैक्ट्स। और फिर एक कॉन्टेक्चुअल थ्योरी है, कॉन्टेक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें आपके पोकोक आएंगे, पोकोक और दिस स्किनर एंड पोकोक, ये दो नाम याद रखिए। कॉन्टेक्स्ट वो कहते हैं कि किसी भी थिंकर को समझना कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, कॉन्टेक्चुअल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और फिर डीकंस्ट्रक्शन की बात होती है तो डीकंस्ट्रक्शन में भी हाउ दिस डेरिडा है। और फिर दिस बिहेवियरल थ्योरी है, सिस्टम, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, जो सब कंपैरेटिव में आएगा। तो वो आप एक बार कंपैरेटिव वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वो ज्यादा अरुणिमा ने बेटर करवाएगा, उन्होंने बात की होगी सारी ईस्टर्न एंड ऑल थिंग की, जैसे आयुष ने बताया। बट बेसिकली ये नहीं पूछा था इतना डीपली, आपको बस एक दो नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है? आई थिंक अकन से आपको समझ में आया है डिफरेंस क्या है इनमें। थैंक यू। क्वेरी? सर हाँ भाई अल्फीन, आपकी आवाज कट रही है भाई। हेलो सर, हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ आई नमस्कार। एम फ्रॉम ओडिशा सर। सर हेलो, हाँ। आईआर के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं जो पढ़ना चाहिए? अभी नाउ यू हैव ओनली 20 days आई थिंक, नॉट एक्चुअली 20 days भी पता नहीं, बट तो इट इज नॉट feasible to go through a book. I would suggest ki just go through the one lecture that is available of Hertz, do that, and then go through notes that Hertz and Ananya has provided into the group. I went through those notes, they are so crisp. I think Ayush would be able to comment on that. Had Ayush seen that notes that Hertz has basically that table format where the schools के name है and thinkers के name है, I think that is more than enough. If you are going through the IR, हाँ भैया, वो पूरा क्रिस्टल क्लियर है। मतलब उसमें अगर कुछ और पढ़ना है तो कुछ नहीं करना है, बस उस चीज के बारे में गूगल पे सर्च करो और उसको उस पेज का प्रिंट आउट निकलवा के उसके बगल में लिख लो छोटा छोटा पेन से, बस और कुछ नहीं। तो वो I would thanks Ananya and Harsh for that. Alfin, whatever your name is, I don't know, Mr. Alfin. Just go through that. Don't go for any book at this point of time because अभी बहुत सारी चीजें तो पढ़नी है और IR section is not that deep. हाँ सर, मेरा 4th सेमेस्टर है, कॉलेज में मैं हूँ। Okay, so you are not giving your CUET exam this year? अच्छा, Yes, sir, अच्छा, yes, sir. okay. मेरा Okay, 4th then you सेमेस्टर can, है।
then you can go through the PYQ के अनुसार. Baylis and Smith is a good book, I think. Baylis and Smith. I would not suggest Global Politics because it's slightly too static, but you go through Baylis and Smith and do some extra bits from any book, because the part of Indian foreign policy and all things, you can refer any book. And particularly Drishti IAS had something. Usually I don't refer to take the name, but Drishti has जो Indian IR के जो section है उस पे बहुत अच्छे से उनके कुछ facts जो डालते रहते हैं. You can go through that. And static portion, that जो IR के mainly IR का जो main चीज है वो तो वही है, concept और जो theories है, that you can do through Baylis and Smith. ठीक है. It is available in the PDF format also. I would share that book. ठीक है. It's a good book. ओके सर, थैंक यू सर। भैया मैं तो सबसे सिंपल कहूंगा, 2 थ्योरी है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, छोटा छोटा है। और उसके बाद जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर तो सबसे भैया कोल्ड वॉर तो सबसे बढ़िया भैया से पढ़ी जा सकती है। I forget from that also with that और क्या उसमें फॉरेन पॉलिसी मिल जाएगी के going to book for that also not book this I think yeah हेलो, अब और बता सकते हैं ये I could remember tension but Eastern is मतलब everybody whoever teaching you comparative, they would start with the Eastern. तो वो या फिर पूछ लेगा लुशियन पाई पे, वर्बा पे, these things, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट। वो को तुम्हारा क्या है, वो एक जिसने वो सारा मॉडल दिया है, WF क्या नाम उनका पूरा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। यू पीपल आर जस्ट डूइंग दैट कंपैरेटिव ना, साला मॉडल, और जो इंडिया के ऊपर जो प्रिस्मेटिक सोसाइटीज इन्होंने बोला है, या फ्रेडरिक्स क्या फ्रेडरिक्स, WF फ्रेडरिक्स है क्या वो? साला मॉडल तो पबेड में था, वो फ्रेडरिक्स नहीं दिया। इकोलॉजिकल जो एक बात देख लेना, इस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साला मॉडल और इंडिया के सेंस में दिया है एक जिस उन्होंने बेसिकली प्रिस्मेटिक सोसाइटीज का जो कंसेप्शन दिया, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना आप। और बाकी अगर कोई और क्वेरी कभी भी हो तो यू कैन आस्क ऑलवेज इनटू द ग्रुप। दिस इज आवर फाइनल क्लास, नाउ वी एंड एंड आई होप all I can see all of you into JNU, ठीक है। I want every one of you basically जिन्होंने भी rigorously classes की हैं अच्छे से, I think you would be able to make to JNU. All the best from all of our team. We would basically try to take 2 or 3 revision session and 2 or 3 papers, and then there would be on 24th there would be a kind of a farewell kind of thing that all of our volunteers जिन्होंने आपको पढ़ाया, they would come together. If you have anything you can ask from that, and it काइंड ऑफ 15-20 मिनट का एक ऑल द बेस्ट सेशन ही होगा जो आपको ऑल द बेस्ट कुछ विश करेंगे एंड ऑल थिंग। 2-3 रिवीजन सेशंस उसमें शायद मेरा भी एक सेशन हो, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट वी हैड डन। अभी मतलब हमने कंप्लीट कर दिया सिलेबस, अब आपके ऊपर छोड़ दिया हमने कि अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो यू कैन आस्किंग टू द ग्रुप, can message there in the group, and the second thing is revision sessions में आप जल्दी से रिवीजन करिए और आप पूछिए, ठीक है भैया। सचिन भैया, मतलब जैसे जो अभी शेड्यूल के हिसाब से जो रिवीजन क्लासेस है वो तो उस हिसाब से चलेंगी ना भैया? We would देखो बेसिकली we would try to go with that because हमने अभी तक शेड्यूल मेंटेन किया है,
तो एक शायद उसमें 2-3 है रिवीजन क्लासेस, तो वो चलेंगे। बट वो रिवीजन मतलब किस तरीके से होगा, दैट इवन वी हैड नॉट फाइंड आउट, क्योंकि हमारा भी 2-3 दिन अब बिजी चल रहा है। 20 तारीख को वी डोंट हैव एनी क्लास, एंड कल का भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज सम सिंपोजियम, दैट द डे लॉन्ग सिंपोजियम दैट वी आर जेन्यू स्टूडेंट्स फॉर चेंज इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, एंड मैनी people are coming there, so we have to do that thing also. So we would try to do revision session, but now this is more of your work. I think अभी आपको ज्यादा, अभी जितने 10-20 दिन में try to revise as much you can and try to solve as much PYQ you can, ठीक है। एंड आई थिंक हर्ष इज टेकिंग हिज सम PYQ का कुछ सेशन वो ले रहे हैं, तो वो चलते रहेंगे हर्ष के अनुसार, तो दैट वुड गो विद, तो यू कैन गो विद हर्ष आई थिंक। और भैया एक बात और भैया, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल। हाँ भैया, मैं कह रहा था कि 24 के बाद मतलब फिर तो क्लासेस बंद हो जाएगी, उसके बाद कुछ तो अरेंज कर सकते हो क्या आप, मतलब कनेक्शन के लिए? अरेंज हमारा ग्रुप रहेगा ना, you can ask anything, and if you people would ask for some doubt resolution any day, we can do that. मैं तो I would try to be available, जैसे मतलब if some आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया someday you want कि हमने अभी रिवीजन कर लिया and we have some issue, तो we can have a small doubt resolution somewhere, because अगर आपकी एग्जाम I think 10-11 के आसपास ही है, अभी तो डेट आई नहीं है, तो लेकिन जब भी है तो तब तक उससे पहले हम 1-2 सेशन ले सकते हैं आपके एग्जाम से पहले। तो दैट ग्रुप है हमारा, ग्रुप रहेगा हमारा चैनल रहेगा यूट्यूब पे, यू कैन गो थ्रू दैट रिवीजन एंड ऑल थिंग्स, एंड बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो। बेसिकली एज मच पीपल कैन टेक द हेल्प वी वांट दैट थिंग। और ये कभी में मत रखिए कि मैं अकेला पास कर लूं एग्जाम, मैं अकेला सारे वीडियो देख लूं, मैं अकेला टेस्ट दे लूं। आई हैड सीन दिस एंड आई एक्सपीरियंस दिस थिंग। आप जितना अच्छा लोगों को बताएंगे, जितना अच्छा लोगों की हेल्प करेंगे, दैट वुड गोइंग टू पे यू बैक। ये आपको हमेशा लाइफ में मिलेगा, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि तुरंत ही आपको लाइफ में मिल जाती है ऐसी चीजें। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, तो वो है ना, कई बार हमारे साथ ये चीज होती है। एज अ पर्सन वी बिकम थोड़ा सा सेल्फिश, और होता भी कंपटीशन का जमाना है, क्यों मैं एक बंदे और को करूं, होता है, फीलिंग आती है अंदर से। बट प्लीज ट्राई टू हेल्प एज मच योर फ्रेंड। आजकल तो टेलीग्राम पे इतने सारे दोस्त बन जाते हैं, जानते भी नहीं, तो सबको बताइए। और आई वुड ट्राई टू डू थ्योरी वाला टेस्ट आपके एग्जाम से जस्ट पहले करूंगा मैं, और कोशिश रहेगी कि अगले वीक में करूं, बट मैं थोड़ा सा आजकल बिजी सा चल रहा हूं, बट विल ट्राई टू डू, ठीक है। और भैया एक बात और भैया, आयुष भैया मैंने अपना वो फोन नंबर आपको सेंड किया था, हाँ, आपने अभी तक ऐड नहीं किया। मैंने देखा, आज मैं अभी जोड़ता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कई बार, ठीक है, मैं भूल जोड़ता हूँ, ठीक है भैया जोड़ दीजिए। भैया ठीक है। हाँ पारुल, भैया मुझे ये पूछना है कि जब PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि कौन सा ऑथर है या कौन सी बुक है या कैसा क्या है उसमें। हाँ, कंफ्यूजन तो इसका यार कोई पूरी उम्र रहेगा हमको। हाँ, कंफ्यूजन ऐसा जितना हम लगता है ज्यादा ना पढ़ते कि हैं उतना ये ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, हाँ ये एकदम मैं समझ सकता हूँ। तो आपको किस तरीके की कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे आप कि कैसे, क्या भैया चीज पे कंफ्यूजन होता भैया जैसे बुक और ऑथर्स हैं, तो उसमें है? 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, मतलब कौन सी बुक किस ऑथर ने राइट की है, तो ये कंफ्यूजन उसका रहता है। उसका देखो वो क्या होता है ना, वो धीरे धीरे आप ना उन बुक का अंडरस्टैंड करते हो कि बुक किस चीज के ऊपर है, और उन 4 ऑथर में से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। वैसे हमेशा ये लागू नहीं होता, यूज नहीं होता, कई बार कुछ रैंडम सी बुक पूछ ली जाती है। जैसे मैं हाँ बताया था आपको कि इस बार CUET में थी, एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड बॉम्ब करके एक कुछ बुक थी, स्ट्रोप टालबोट की वो बुक है, एंड वो बुक नई आई थी। तो ये भी मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप ना गूगल कर लेंगे कि न्यू बुक ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऐसा करके डालेंगे तो नई तो बुक आई उनके नाम, क्योंकि वो जब हमारे पेपर में वो बुक आई थी, और वो बेसिकली 4 ऑप्शन थे, चारों फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड लिखते हैं। वो ऐसा उसमें लगता है ना सारे ही करेक्ट हैं, आई ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंड। सारे ही करेक्ट तो हैं। यूजुअली क्या होता है, आपको जैसे जैसे अभी मैंने आपको जितनी बुक्स के नाम बताए, ये तो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। हाँ कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, ये आप भूलने का रिस्क ले नहीं सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्स किसकी है, ये आप भूलने का रिस्क ले नहीं सकते हैं। ये तो आप ना याद करने का प्रयत्न करें, और वो कैसे करेंगे, जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि नेट के क्वेश्चन में बहुत बार बुक्स के बारे में पूछा जाता है, वो मैच करना पूछा जाता है, वो चीजें तो वो कीजिए। थॉट्स बाकी कुछ वगैरह कुछ जो होते क्वेश्चन में हैं आप थोड़ा सा ना उसमें। एलिमिनेशन लगाइए कि भाई ये बुक है, ये रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी नीचे 4 में से 2 नाम कट गए, क्योंकि ये तो फॉरेन पॉलिसी में लिखते नहीं, कुछ और है, कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, कुछ और है, तो CUET में से कट जाते हैं वो। बाकी जैसे फिर भी तुमको इंटेलिजेंट गेस करना WPT होता है। और IPT में भी ये प्रॉब्लम होती है ना
कि वो पता नहीं चलता कि WPT कौन सी IPT बुक। की जो बुक्स है दे आर वेरी प्रिसाइज, CUT वुड नॉट गो इन डेप्थ, वो तो फिर आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। WPT IPT में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो बुक्स जो है वो कुछ लिमिटेड रिप्यूटेड बुक्स हैं कि उन्हीं को पूछा जाता है। तो वो एक बार आप ना थोड़ा सा वो बुक्स का एक बार कर लीजिए, गूगल कर लीजिए एक बार। आजकल तो गूगल पे बहुत सारी चीजें वैसे मैंने बताई है सारी बुक्स, लेकिन वो आपके ना अलग अलग छोरी के अनुसार गई हुई हैं। तो एक तो आप PYQ कीजिए और उसमें कोई भी बुक का नाम आता नोट कर लीजिए। जैसे अभी 10-20 दिन है, अभी आप क्या करें, आप तो प्रैक्टिस ही करेंगे आप 10-20 दिन, क्योंकि बुक क्लासेस आपकी हो गई, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करें तो कोई भी बुक का नाम आता ना आगे, जैसे मैंने आज बताया सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट्स, ठीक है, सेकंड सेक्स साइमन डी बेवे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस इनका नाम लिख के और थोड़ा सा पे ना थोड़ा सा इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके फेमिनिज्म की 5-6 बुक है, इनके बाहर की बुक नहीं पूछी जाती है, तो वो आपको बस याद होनी चाहिए, तो वो आपको याद करनी है। WPT IPT वाली थैंक यू। मुश्किल काम है, आई कैन फील, बट याद करने के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये हम भी बहुत रटे थे छोटी छोटी बुक्स का, और करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। कंफ्यूजन बहुत लिख ज्यादा के याद, रहता है। लिख के, हाँ कंफ्यूजन होता, लिखेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख के याद कीजिए इन चीजों को। ऐसा कर लीजिए कि जैसे रोज आप ये रात को सोते वक्त में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की जितनी बुक है 5-10 बुक्स को मैं लिख के सोऊंगी, और सुबह उठ के दोबारा मैं लिखूंगी, तो वो थोड़ा सा ना आपको याद होता है, क्योंकि ये थ्रू आउट योर लाइफ काम आएंगे। जब मैं पहली बार लिखता था मेरे को नहीं आती थी, बट अब मेरे को भी जब मैं, क्योंकि इवन इफ यू वुड कम इनटू चेंज योर मास्टर्स, जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको फिर वो लिखना पड़ता है। इफ यू आर राइटिंग सम आंसर यू कैन जस्ट, आपके अपने दिमाग की चीजें नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट कि अकॉर्डिंग टू कैट मिलेट इनटू सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामसी इन प्रिजन नोटबुक्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स इन हिज जर्मन आइडियोलॉजी। तो वो आपको फिर तो लिखनी होंगी, फिर तो ऑप्शन भी नहीं होंगे, तो वो अब धीरे धीरे, इसीलिए तो आपकी एग्जाम ली जाती है एंट्रेंस एग्जाम, कि आपको कितना आपका नॉलेज बेस है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए ना, तो आगे भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, भैया तो वी वुड लास्ट क्वेरी, अमन बोलिए। भैया ये अमेंडमेंट्स का कोई बता दो कैसे करना है ये। अमेंडमेंट, कुछ ही अमेंडमेंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको पता कैसे चलेगा, PYQ से, ठीक है। और हाँ। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की जो आई थिंक देयर इज सम लिस्ट इन सर पिक लक्ष्मीकांत, भेजी थी भैया, पिक भेजी हाँ थी वो आपने? पिक लिस्ट भेजी थी, पिक हाँ। भी भेजी थी, और भैया लिस्ट तो पूरी पड़ी हुई है भैया लक्ष्मीकांत में पीछे पूरी, हाँ तो 1 वो से एक बार लेके पूरी आपको report 103 करनी है। तक। एक बार आयुष, एक बार अमन को ये भेज देना आप, है ना, कौन सी पिक ठीक भैया है, भेजी ठीक लिस्ट है तो भैया। है, मतलब लिस्ट तो है भैया, और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स तो याद भी हो रखे हैं, जैसे 42 44 ये सब तो है, मतलब। और इसके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो उन सबको भी याद कर लो क्या, मतलब देख लो। नहीं नहीं, बहुत सारे याद नहीं होंगे मेरे भाई, सारे तो कैसे याद कर पाओगे, मेरे को याद नहीं है सारे, ठीक है, किसी को याद नहीं होंगे, मुझे लग नहीं रहा कि इतने अमेंडमेंट आप याद कर पाओगे, बट मैंने याद रखी कि जो एक तो रिसेंट जो आपके पास देखो 99 से ऊपर वाले आपको याद होने चाहिए, और 99 से पीछे वाले में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, 7th इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से पहला कौन सा था, 7वां कौन सा था, जैसे 42वें और 44वां तो हम बहुत बार पूछा था, 42nd 44th 36 35th 34th, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट टाइम हमारे एग्जाम में पूछा गया था प्रिवी पर्स का abolition, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। 61st भी पूछा गया था भैया, हैं? 61st भैया, हाँ 61st अमेंडमेंट 61 भी तो पूछा बहुत गया था, इंपॉर्टेंट है, आपकी 18 एज से वाला। 21 का 18। हाँ, तो ये बहुत, तो ये आप बेसिकली ये इंपॉर्टेंस चाहिए उसका सब्सटेंस के ऊपर। ऐसे आप अगर याद करना बैठेंगे 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा कनेक्ट करके, जैसे अभी आयुष ने अच्छा एग्जांपल दिया कि 18 से जो 21 से 18 उम्र की गई थी फैसला, तो ये बस एकदम उस तरीके से याद रखिए। जैसे पंचायती राज वाला आप कभी नहीं भूलते हैं, कौन सा अमेंडमेंट था कैसा, यू वुड नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। तो उस तरीके से आप कीजिए, 73rd 74th ये है, तो उस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है वैसे याद करने का कोशिश कीजिए, और सारे रटने का प्रयत्न तो बिल्कुल मत कीजिए, नहीं होंगे, फिर आप जो याद होंगे वो भूल जाएंगे। तो मैं अभी शुरुआत में 10 याद कीजिए, फिर 20 याद कीजिए, फिर वैसे कीजिए ना, वो लिस्ट है, ओके आई भैया। आई क्लीन दिस लिस्ट इनटू 2 ग्रुप। ओके, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, आप सबने हमारा सहयोग किया कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट बन के क्लास किए, लाइक वी जस्ट enjoyed all of the class, मैं तो बहुत enjoy किया आप सबके साथ, and I wish you all the very best. I want to see all of you into the campus, ठीक है। हम सब मिलके आप ढाबे पे बैठ के चाय पिए, चर्चा करें, और नेक्स्ट जब JNU स्टूडेंट्स फॉर चेंज की क्लासेस हो तो आप ही लोग लें, ठीक है। तो जस्ट विश यू मतलब ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड एवरीथिंग। बस जल्दी से आप कैंपस आ जाओ, अच्छे से कड़ी मेहनत करो, 10-20 दिन अपनी जान झोंक दो, एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट, ठीक है। डरना नहीं, घबराना नहीं है, फोड़ दोगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू भैया, भैया बस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू भैया, गुड नाइट भैया। थैंक नाइट यू। भैया।